हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आप लोग के लिए 10th बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने साफ-साफ मेंशन किया है कि आप इस एक वीडियो से 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपका रिटन का पेपर आईआईटी का 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 40 मार्क्स का थियरी मैं अभी आप आज को आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। एंड उसके अलावा 10 मार्क्स जो बचते हैं वो अपने होते हैं पार्ट ए के। पार्ट ए में जो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हो गया, इसके थ्रू अपने को आता है 10 मार्क्स। एंड बाकी जो पार्ट बी है वो रहता है अपना 40 मार्क्स का। क्योंकि पार्ट बी के अंदर अपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेस्ड रहते हैं, तो उनका आंसर करने में अपने को या फिर बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को इमेजेस के थ्रू या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू समझते हैं, जिससे कि अपन इसको अगर पढ़ेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी और आगे के टाइम पे अपन इसको आराम से याद रख पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आपके लिए एक पीडीएफ रेडी किया है। उस पीडीएफ को आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा वो पीडीएफ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसमें चारों चैप्टर्स आपके कवर किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर किए हैं, जितने उसमें अपने पास एमसीक्यूज होते हैं, जितने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसमें जितने उसमें फुल फॉर्म्स होते हैं, सारे रखने की कोशिश की है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो अपन सिंपली अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने बहुत टाइम पहले ले लिया है और वीडियो भी काफी लंबा होने वाला है। क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, लास्ट मिनट रिवीजन है, तो कि आप इस वीडियो को देखते हो तो कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट अपना पेपर अटेम्प्ट करने से पहले सिंपली आपको क्या करना है, पेपर से पहले ये वीडियो देख लेनी है, जिससे आपका बेस्ट रिवीजन होने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, एग्जाम में हेल्प कर जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से अपना जो अपना पीडीएफ है वो आपको दिखने वाला है। इसमें सिंपली अपने को करना क्या है, जैसे अपन ने कुछ टाइप्स अलग अलग कर रखे हैं, जैसे चैप्टर मैंने डिवाइड कर रखे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अपना आता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने पास, व्हाट इज स्टाइल। ठीक है, तो व्हाट इज स्टाइल में अपने पास पहला क्वेश्चन बनता है। इसको अगर अपन डिफाइन करना की कोशिश करें तो डिफाइन देखो कैसे होगा। इसमें अपने पास व्हाट इज स्टाइल मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा, स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस। स्टाइल अपने पास क्या होता है, देखो अपने पास सीधा सा डेफिनेशन अपने को यहाँ से मिल गया कि स्टाइल अपने लिए क्या है, एक सेट ऑफ फॉर्मेट्स है। पहली चीज अपने को यहाँ से मिली, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अदर एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस लिए, टू चेंज देयर अपीयरेंस। यहाँ तक अपना डेफिनेशन अपन याद कर सकते हैं। अपने पेज की अपीयरेंस चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। व्हेन यू अप्लाई ए स्टाइल, यू अप्लाई ए होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम। सिंपल सी बात है कि आप अगर स्टाइल अप्लाई करोगे तो आप एक टाइम पे बहुत सारे फॉर्मेट्स या फिर बहुत सारे फॉर्मेट्स एक पेज पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें अपने को बताना है कि स्टाइल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन आपके आ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहता है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, और डिफाइन टाइप्स ऑफ स्टाइल सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस ओआरजी। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको पूछ सकता है कि किसी भी ओपन ऑफिस ओआरजी जो सपोर्ट करता है, उसके स्टाइल्स का 4 स्टाइल्स का नाम लिखिए, 5 स्टाइल्स का नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें देखिए कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। पहले इसने बताया, पेज स्टाइल्स इंक्लूड मार्जिन, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। पेज स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक मार्जिन होता है, हेडर होता है, फुटर होता है, बॉर्डर्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला अपन लेते हैं, सबसे पहला अपने पास आता है पैराग्राफ स्टाइल्स। पैराग्राफ स्टाइल देखो क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ अपीयरेंस। पैराग्राफ अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, सच एज टेक्स्ट, अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स, एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इसके अंदर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को भी अपन क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास नेक्स्ट कैरेक्टर स्टाइल। अब कैरेक्टर स्टाइल भी क्या होता है अपने पास, कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट्स सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ। जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है एक पैराग्राफ के अंदर, उसको क्या करता है, अपने को अपने लिए अफेक्ट करता है, या फिर उसको अपने लिए मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। इस पे अप्लाई अपन जब करेंगे फॉर्मेट्स या फिर सेट्स या फिर स्टाइल्स। नेक्स्ट आता है फ्रेम स्टाइल्स। अब फ्रेम स्टाइल क्या काम में आता है, यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स या फिर ग्राफिक्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है अपना फ्रेम स्टाइल। इसके बाद में आता है नंबरिंग स्टाइल्स। नंबरिंग स्टाइल के अंदर अपने पास, जैसे आप बुलेट्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे कि आपको नंबर लगाने हैं 1 2 3 4, या फिर ABCD, या फिर डॉट डॉट लगाते हो आप किसी भी चीज से पहले, वो चीज किस में आती है, नंबरिंग स्टाइल में आती है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके स्टाइल के नेम है उनको आप याद कर लो। जैसे कि नंबरिंग स्टाइल हो गया, फ्रेम स्टाइल हो गया, कैरेक्टर स्टाइल हो गया, पैराग्राफ स्टाइल हो गया, पेज स्टाइल हो गया, सेल स्टाइल हो गया। इन सब के आप नाम याद रख लो। नाम याद रखने से फायदा क्या होगा, उसके थ्रू अपन डेफिनेशन बना सकते हैं कि अपन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टाइल्स को। इसके बाद में अपने पास एक मेजर आता है इसमें, प्रेजेंटेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल का मतलब क्या है कि अपन इसको प्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, एट्रीब्यूट्स फॉर फॉन्ट, इंडेंट्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स। इंडेंट्स, स्पेसिंग, ये चारों वर्ड्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ।
इंडेंट्स मीन्स अपने पास एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो कि अपनी मेन लाइन से या फिर मार्जिन से एक्स्ट्रा स्पेस जो अपन छोड़ते हैं। इसके बाद में स्पेसिंग का आपको पता ही है, जब आप लेटर्स लिखते हो कुछ भी लिखते हो तो उसके बीच में कितना स्पेस आपको छोड़ना है। इसके बाद में अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट मीन्स कि आप लेफ्ट राइट जस्टिफाइड सेंटर कौन सा अलाइनमेंट आप यूज कर रहे हो। इसके बाद में टैब्स का मतलब ये है कि आप एक टैब देते हो उसमें 4 स्पेसेस कॉमनली होते हैं, एंड इसके थ्रू आप ज़्यादा स्पेसेस अगर आपको रखने हैं तो आप मल्टीपल टाइम्स टैब दबा सकते हो, ना कि आपको स्पेस दबाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है अपना हाउ टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल। अब स्टाइल क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए अपने पास कुछ स्टेप्स हैं, इसमें अपने पास बताए हैं। दो तरीके से अपन स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि उसके दोनों के स्टेप्स क्या क्या रहेंगे अपने लिए वो देख लेते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, पहला मेथड तो है कि अपन सिलेक्शन से स्टाइल बनाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। सबसे पहले स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करना है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके लिए स्टाइल्स की शॉर्टकट की होती है वो F11 होती है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बनता है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखेंगे। स्टाइल के लिए शॉर्टकट की F11 होती है, इसको थोड़ा याद रखेंगे। इसको अपन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो अपन ओपन करेंगे, F11 से यही विंडो ओपन होती है, एंड इसके अंदर कोई भी टाइप की स्टाइल आपको चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आइटम पे आपको स्टाइल लगाना है उसको सिंपली सेव कर लेना है, या फिर उस पर आपको जिस स्टाइल को आपको सेव करना है उसको आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर जिस आइटम पे आपको स्टाइल लगाना है उसको आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन। सिंपल आपका इतना काम होने के बाद में आपको न्यू आइकन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका न्यू स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। इन द क्रिएट स्टाइल डायलॉग टाइप ए नेम फॉर द न्यू स्टाइल। आपको स्टाइल का नाम देना है, वहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे देखिए क्लिक टू सेव द न्यू स्टाइल। उसके बाद में क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है सेव करने के लिए। सेकंड ऑप्शन आता है अपने पास ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट ए स्टाइल। अपन क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं स्टाइल को क्रिएट करने के लिए। उसके लिए क्या मेथड्स होंगे, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप ए टेक्स्ट सिलेक्शन इनटू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल। अपन क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प ले सकते हैं स्टाइल्स को, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को क्रिएट करने के लिए। कैसे करते हैं देखो, सेलेक्ट सम टेक्स्ट एंड ड्रैग इट टू द सेव टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। सबसे पहले क्या करना है अपने को, सेलेक्ट टेक्स्ट करना है, उसके बाद में उसको ड्रैग करना है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में। और पैराग्राफ स्टाइल्स एक्टिव है तो अपने को क्या करना है, पैराग्राफ स्टाइल विल बी एडेड टू द लिस्ट। पैराग्राफ स्टाइल ऑटोमेटिकली अपनी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इसके बाद में कोई भी टाइप की स्टाइल आपकी अप्लाइड है या फिर एक्टिवेट है, वो ये आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगी, वहां से आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि हाउ टू मॉडिफाई स्टाइल्स। आपने स्टाइल्स बना दी, उसके बाद में उस स्टाइल को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। देखो अब स्टाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए अपने पास मल्टीपल वेज है। मल्टीपल वेज में अपने पास सबसे पहला अपने पास स्टाइल का मॉडिफाई करने का वे कौन सा आता है, यहाँ पे दिया है देखो अपने पास, ये दिया है अपने को अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन। अपन क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन से अपने स्टाइल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मेथड देखते हैं, उसके बाद में आगे के जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले बताया ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। सबसे पहले स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करना है। इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट एन आइटम दैट हैज द फॉर्मेट यू वांट टू अडॉप्ट एज स्टाइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में आपको वो आइटम लेना है जिसके अंदर आपको फॉर्मेट पहले से है, या फिर आप उसका फॉर्मेट उठा के दूसरे पे रखना चाहते हो। इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट। सबसे पहले उसके बाद में क्या करना है आपको, स्टाइल एंड फॉर्मेट विंडो में आपको क्या करना है, वो स्टाइल लेनी है जिसको आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने से मतलब यहाँ पे क्या है कि आप अपनी वो स्टाइल चूज करोगे जिसको आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंगली, वो कोई से भी हो सकती है। इसके बाद में इसके मेथड के बाद में अगर अपन देखें सेकंड मेथड अपने पास क्या होता है, लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे टेम्पलेट क्या होता है वो थोड़ा जानना जरूरी, वो आगे क्वेश्चन अपने आ जाएगा, बट मैं बता देता हूँ। टेम्पलेट अपने पास मॉडल्स होते हैं जो कि प्रीमेड डिजाइन होते हैं, उसको अपन यूज करके क्या करते हैं, कुछ नई चीजें अप्लाई करते हैं, कुछ नई चीजें क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यू कैन कॉपी स्टाइल्स बाय लोडिंग देम फ्रॉम ए टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू कॉपी स्टाइल इनटू। सबसे पहले अपने को डॉक्यूमेंट ओपन करना है जिसके अंदर अपन क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं अपने स्टाइल को। इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे ही अपन ने अपना डॉक्यूमेंट कॉपी किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद में क्या करना है, ओपन करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में न्यू आइकन के बाजू में या फिर न्यू स्टाइल के बाजू में अपने को जो एरो मिलता है उस पर अपने को क्लिक करके रखना है। On the load style dialog and find the select the template you want to copy styles from। इसके बाद में सिंपली क्या करना है, लोड स्टाइल्स डायलॉग फाइंड डायलॉग से अपने को क्या करना है, फाइंड एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम। सबसे पहले अपने को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में एरो को क्लिक करके रखना है, जो अपने को स्टाइल के बाजू में मिलेगा उस एरो को क्लिक करके अपने को बस अपना जो भी स्टाइल से कॉपी करना है, अपने को टेम्पलेट जहाँ से कॉपी करना है वहाँ पे अपने को क्लिक
कर देना है। यहाँ से अपने पास क्वेश्चन आता नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको अपन एक बार के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग क्वेश्चंस इनके फिक्स होते हैं कि जैसे स्टाइल्स क्या होती है, स्टाइल्स के टाइप्स कौन से होते हैं, इस तरीके से। अगर मॉडिफाई का क्वेश्चन अपने पास आता भी है तो अपने पास एक स्टेप है, तो अपने को जरूरी नहीं है कि अपन दोनों स्टेप याद करें, जो आपको ईजी लगता है वो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स। अब स्टाइल को आप अप्लाई कैसे करोगे वो देख लेते हैं। देखो स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ओपन ऑफिस ओआरजी प्रोवाइड्स 2 वेज टू अप्लाई स्टाइल्स। अपन के पास 2 तरीके हैं स्टाइल्स को अप्लाई करने के। पहला तो है फिल फॉर्मेट मोड, दूसरा है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। तो फिल फॉर्मेट मोड को कैसे यूज करेंगे, जैसे आपने फॉर्मेट पेंटर देखा होगा उसी तरीके से काम करता है। जो जो आपकी स्टाइल्स एक चीज पे या फिर एक टेक्स्ट पे या फिर एक डॉक्यूमेंट पे लगी होंगी वही उठा के आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे रखते हो। अब इसके अंदर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। Fill format mode is used to apply a style to many different area quickly without having to go back to the styles and formatting window and double click every time। देखो सिंपल सा मतलब क्या होता है, आप एक बार एक स्टाइल बना लेते हो या फिर स्टाइल अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद में उसी स्टाइल को आप बार बार सेलेक्ट कर रहे हो। किस लिए, बार बार अप्लाई करने के लिए। तो एक तो आप क्या करो, स्टेप्स को रिपीट करो, स्टाइल पे जाओ, न्यू स्टाइल क्रिएट करो, नया स्टाइल सेलेक्ट करो, उसके बाद में आप वापस सेव स्टेप को रिपीट करो। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, एक स्टाइल को सेव करके रख सकते हो। और फिल फॉर्मेट मोड यही करता है, आपने जो एक बार स्टाइल बना दिया उसी को आपको बार बार यूज करवाता रहेगा, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। इसके बाद में दूसरा मेथड इसमें होता है, वो होता है अपने लिए यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, जो कि मेन मेथड होता है, जहां से अपने क्वेश्चन भी पूछता है। थोड़ा सा यहाँ से भी ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है वो देखेंगे। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो से अपन स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं, क्लिक द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन और क्लिक फॉर्मेट स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। सबसे पहले अपन को क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, या फिर अपने पास सिंपल सा मैंने बताया आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की अपने पास क्या होती है, F11। F11 को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, F11 की शॉर्टकट की होती है अपने पास स्टाइल एंड फॉर्मेट की। द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो शोज द टाइप ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस। इसके बाद में जैसे ही आपने स्टाइल पे क्लिक किया आपको वो लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको स्टाइल्स मिल रहे होंगे, जितने स्टाइल्स आपके इसमें होने चाहिए या फिर आपके इसमें अवेलेबल हैं। जैसे इसमें कुछ इमेज बताया, इसमें बताया अपने को किस किस टाइप के स्टाइल्स आपको मिलते हैं। अभी अपन ने ऊपर बात की थी पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड इधर भी कुछ फिल फॉर्मेट मोड भी की इमेज भी आपको दिख रही है। फिल फॉर्मेट मोड सिर्फ इतना होता है, आपने एक स्टाइल को बना दिया, उसको सेव कर दिया, उसको बार बार आपको यूज करना है, तो आप इस बकेट आइकन से आप उसको यूज कर सकते हो इजीली, नो इश्यू। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं। इसके बाद में यहाँ से भी अपने पास मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अपने पास इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपन। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए इमेज अपने पास 2 से 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि कौन से तरीके से अपने को करनी है, तो पहले तरीके देख लेते हैं, उसके बाद में जो भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप अपना इमेज इंसर्ट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड अपने को बताया यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब देख लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। अपने को सबसे पहले वो फाइल ब्राउजर विंडो ओपन कर लेनी है जिसके अंदर से अपने को इमेज चाहिए। उसके बाद में ड्रैग द इमेज टू द राइटर डॉक्यूमेंट। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आप यहां से ये फॉलोइंग है, इसको उठा के आप यहाँ पे लेके आओ डॉक्यूमेंट की जगह। ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि आप इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे उठा के लेके आओ, यहाँ तक लेके आओ, इस तरीके से। यही सारा क्या होता है अपने पास, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, वो अपने फोल्डर ओपन किया, जिस फोल्डर के अंदर अपनी इमेज थी उस फोल्डर को ओपन करने के बाद में आपको वो इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने राइटर में लाके छोड़ देना, आपकी इमेज वहां पे इंसर्ट हो गई है। इसके बाद में दूसरा आता है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग से अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद में पिक्चर, पिक्चर पे जाने के बाद में फ्रॉम फाइल, या फिर फ्रॉम फाइल में अपने को जैसे ही क्लिक करेंगे अपने को यहाँ पे विंडो मिल जाएगी। अलग से विंडो मिलने के बाद में वहां से अपनी जहां भी अपनी इमेज पड़ी हो, CD, E ड्राइव, जिसमें भी, उससे आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और सिंपली अपने को क्या कर देना है, ओके पे या फिर ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे आपकी इमेज वहां पे आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड आता है अपने पास क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, आप इमेज को कॉपी कर लो, कॉपी करके आपको वहां पे इमेज डालनी है। देखो सीधा से इसमें लिखा है, यूजिंग द क्लिपबोर्ड यू कैन कॉपी इमेजेस इनटू एन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर। क्लिपबोर्ड का यूज करके अपन एक जगह से दूसरी जगह अपनी इमेजेस को भेज सकते हैं। सिंपली करना क्या, आपको जो भी आपकी इमेज है उसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आप मल्टीपल तरीके यूज कर सकते हैं, लाइक Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं, या फिर अपनी इमेज पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली कहाँ जाना है, अपने राइटर में जाना है। राइटर में जाने के बाद में राइट एरो प्रेस करके आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। या तो पेस्ट करेंगे या फिर अपने पास पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V, वो प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Ctrl+V प्रेस करेंगे आपका इमेज वहां पे पेस्ट
हो चुका है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ए स्कैनर। आप अगर चाहे तो स्कैनर से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन ये बनता है कि कितने टाइप से अपन इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन 4 तरीके से, एटलीस्ट 4 तरीके से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं देखिए, एक बार अपन ऊपर चलते हैं, रिपीट करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग, उसके बाद में क्लिप बोर्ड, उसके बाद में स्कैनर, उसके बाद में गैलरी। 5 में से 4 एटलीस्ट आपको दिमाग में होने चाहिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है अपने पास इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी। गैलरी से अपने को कैसे करना है, अपने ये शायद डिस्कस नहीं किया, इसको कर लेते हैं पहले। सबसे पहले अपने को कहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है वहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने को स्टेप्स फॉलो करने हैं। इंसर्ट पे जाना है, देन पिक्चर पे, देन स्कैन के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में सेलेक्ट सोर्स का ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट सोर्स का मतलब ये होता है कि कहाँ से आप इमेज स्कैन करना चाहते हो। जैसे आपके कंप्यूटर में स्कैनर लगा होगा तो वहां पे शो कर देगा, आपको सिंपली वहां से स्कैन कर लेना है। अब इसके बाद में आता है इमेज फ्रॉम द गैलरी कैसे उठाएंगे अपन। सबसे पहले टू ओपन द गैलरी, क्लिक ऑन द गैलरी आइकन और चूज टूल्स गैलरी फ्रॉम द मेनू बार। मेनू बार के अंदर से अपने को ऑप्शन चूज करना है टूल्स का, उसके अंदर गैलरी। जैसे ही यूज करेंगे अपने को पहले से बनी हुई कुछ इमेजेस दिखा देगा। वहां से आप जो भी आपकी डिजायर्ड इमेज है उसको क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हाउ टू मॉडिफाई एन इमेज इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी इमेज को अपन कैसे मॉडिफाई करेंगे या फिर कैसे चेंज करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, अपने को कई बार जरूरत होती है कि अपने इमेज डाल ली, उसको थोड़ा चेंज करना है। चेंज करना लाइक अपने को इमेज को रोटेट करना है, इमेज को क्रॉप करना है, इमेज को थोड़ा काटना है, इमेज को थोड़ा बढ़ाना है। इस तरीके से ये सारी चीजें अपन कैसे करेंगे वही अपन इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है अपने पास यूजिंग द पिक्चर टूल बार। When you insert image or select one already present in the document, the picture toolbar appears. You can set it to always be present, view toolbars and pictures. सबसे पहला मेथड अपने पास आता है कि अपन क्या कर सकते हैं, यूजिंग द पिक्चर टूलबार। पिक्चर टूलबार की हेल्प से अपन ऐसा कर सकते हैं। पिक्चर टूलबार क्या होता है कि आप जैसे अपनी इमेज पे क्लिक करते हो या फिर इमेज सेलेक्ट करते हो तो आपको पिक्चर टूलबार का आइकन दिखता है। अगर आप उसको हमेशा के लिए शो करना चाहते हो कि आपको इमेज बिना सेलेक्ट किए भी दिखे, तो आप ये स्टेप्स को रिपीट कर सकते हो। स्टेप्स आर लाइक व्यू, टूलबार्स एंड पिक्चर्स। व्यू मेन्यू में जाकर टूलबार्स पे क्लिक करना है, देन पिक्चर पे क्लिक कर देना, आपका आइकन हमेशा इनेबल रहेगा। 2 other toolbars can be opened from this one. The graphic filter toolbar, which can be turned off and placed elsewhere on the window, and the color toolbar, which opens as a separate floating toolbar. From these 3 toolbars you can apply small corrections to the graphic or obtain special effects. देखो इसमें ऐसा बताया कि अपन इसी एक मेन्यू की हेल्प से 2 चीजें और इनेबल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिक टूलबार एंड सेकंड वन इज कलर टूलबार। ग्राफिक टूलबार को अपन उठा के कहीं भी रख सकते हैं अपने को जहां जरूरत पड़े वहां पे, या फिर कलर टूलबार है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग से पॉपअप अपने पास बन के आता है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज में छोटे मोटे इफेक्ट वहां पे डाल सकते हैं अगर अपन चाहें तो। इसके बाद में अपने को बताया है कि अपने को ग्राफिक्स मोड क्या होता है, ग्राफिक मोड का डेफिनेशन क्या होता है, फिर ग्राफिक मोड को अपन कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो, you can choose color images to gray scale by selecting the image and then selecting gray scale from the graphics mode list. अपन इमेज का ग्रे स्केल चेंज कर सकते हैं, फिर उसके और भी बहुत सारे फिल्टर्स है वो चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। देखो, फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, अपने को इमेज को क्या करना है, इमेज को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है, फिर फ्लिप करना है। ये चीजें भी अपन किसमें कर सकते हैं, टूलबार्स और पिक्चर्स मेनू के अंदर कर सकते हैं। तो फ्लिप एन इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, सेलेक्ट द इमेज एंड देन क्लिक द रेलेवेंट आइकन। जिस भी तरफ आपको इमेज को फ्लिप करना है उस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, आपकी इमेज ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इमेज पे आप फिल्टर्स लगा सकते हो। फिल्टर्स लाइक यू कैन अनडू ऑल द चेंजेस बाय प्रेसिंग Ctrl+Z और Alt बैकस्पेस और बाय सिलेक्टिंग एडिट अनडू। आप क्या कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो। फिल्टर लगाने के बाद में अगर आपको फिल्टर पसंद नहीं आ रहा तो सारे मेन्यूज को आप पीछे फॉल बैक करवा सकते हो, या तो Ctrl+Alt दबाएंगे या फिर Alt+ बैकस्पेस दबाएंगे या फिर एडिट में जाके अनडू करेंगे। तो तीनों स्टेप से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने अप्लाई किए चीजें वो आप पीछे स्टेप में आ सकते हो। उसके बाद में आता है कलर। अब कलर टूलबार अपने लिए किस काम में आता है, कलर टूलबार अपने लिए काम में आता है कि आरजीबी कलर को सेट करने के लिए। बेसिकली आपको पता होगा कि अपने पास एक कॉम्बिनेशन होता है, जब आप डिजिटली काम कर रहे होते हो तो आपको आरजीबी कलर में सारा करेक्शन करना पड़ता है। आप आरजीबी के थ्रू सारे कलर्स बना सकते हो, तो आप आरजीबी कलर को ऊपर नीचे करके अपनी इमेज का कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद में आता है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि आपको जो ये टेक्स्ट दिख रहा है, इस टेक्स्ट के ऊपर कोई इमेज आ जाए, ठीक है, ये टेक्स्ट दिख रहा है, मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर ग्रीन कलर आ गया, बट उसके बावजूद भी क्या है, मेरा जो टेक्स्ट है वो विजिबल है, ठीक है। ये टेक्स्ट, ये जो कलर था ये इसके ऊपर है, बट इसके बावजूद भी ये टेक्स्ट विजिबल है, तो जो ये कलर है ये ट्रांसपेरेंट हो गया।
यानी ऐसे अपन कई बार इमेजेस यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कि जिसके आर पार अपने को टेक्स्ट भी दिखे और अपना थोड़ा सा इमेज भी दिखे। तो ट्रांसपेरेंसी भी अपन पिक्चर टूल बार से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कितना % अपने को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है अपने पास क्रॉपिंग एंड इमेज। अब क्रॉपिंग एंड इमेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से बेसिकली अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि आप इमेज जब क्रॉप करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कीप स्केल, एक आता है कीप इमेज साइज। ऐसा कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कैसे काम में लेते हैं वो देखते हैं। कीप स्केल और कीप इमेज साइज क्या होता है, देखो वेयर कीप स्केल इज सिलेक्टेड डिफॉल्ट क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर। स्केल ऑफ द पिक्चर से इमेज ये है कि आपकी इमेज की जो बाउंड्री है वो हमेशा आपके पास सिक्योर्ड रहेगी जब भी आप क्या कर दोगे, इमेज को क्रॉप कर दोगे। बट कीप इमेज साइज का मतलब क्या होता है, देखो कीप इमेज साइज का मतलब क्या होता है, आपने अपनी इमेज को डिलीट कर दिया, आधा क्रॉप कर लिया, तो उसके अलावा उसकी जो साइज है, देखो इमेज साइज उसकी उतनी ही रहेगी, साइज उसकी माइनस नहीं हो रही है, बट उसका क्या हो रहा है, इमेज आपकी क्रॉप हो रही है, इमेज के साइज में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। अब लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में क्या आता है, अपने पास ये अलाइनमेंट्स हैं कि अपनी इमेज को अपन अपने पेज के किस साइड में रखना चाहते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है। पेज के लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं, फिर पेज के राइट साइड में, या फिर अप एंड डाउन साइड में, जहां भी अपने को चाहिए वहां पे अपन अपने इमेज को रख सकते हैं। इसके बाद में आता है विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट का मतलब क्या है कि आप अपनी इमेज को श्रिंक करना चाहते हैं, कई बार आप ये चाहते हैं कि अपनी इमेज थोड़ी बड़ी हो, इमेज थोड़ी छोटी हो, इस तरीके से आप इमेज का हाइट एंड विड्थ भी इस मेन्यू से चेंज कर सकते हैं। आपको हाइट एंड विड्थ वहाँ पे डालना पड़ता है, आप जैसे पॉइंट्स में हाइट एंड विड्थ डालते हो वैसे वैसे आपकी इमेज की हाइट होती है वो वर्टिकली होती है, विड्थ होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है। ऐसे आपकी इमेज की हाइट एंड विड्थ माइनस एंड प्लस आप कर सकते हो। अब इमेज को आपको रीसाइज करना है, रीसाइज करने से मतलब क्या है कि देखो the inserted image might not fit perfectly into the document if it is too big or too small. In these cases you can use writer to resize the image. कई बार अपने को जहाँ पे इमेज डालनी है वहां पे अपनी इमेज या तो बड़ी रह जाती है या फिर छोटी रह जाती है, उस केस में अपने को क्या करना पड़ता है, अपनी इमेज को रिसाइज करना पड़ता है। तो रिसाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन राइटर की ही हेल्प ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपन कैसे लेंगे हेल्प, वो देखते हैं कि अपनी इमेज को बड़ा करने के लिए या फिर छोटा करने के लिए। क्लिक द पिक्चर इफ नेसेसरी टू शो द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स। अगर आपको चाहिए तो आप ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स को इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पिक्चर को क्लिक करना है। पोजीशन द पॉइंटर ओवर द one of the green resizing handles. The pointer changes shape giving a graphical representation of the direction of the resizing. आप जैसे उसके कॉर्नर्स पे क्लिक करते हैं, इमेज के कॉर्नर्स पे क्लिक करते हैं, तो आपकी इमेज पे एक अलग सा एरो बन के आता है, अलग सा शेप बन के आता है। वो आपको ये बताता है कि आप इसको इमेज को कौन सी साइड क्लिक करना चाहते हो, उस साइड आपकी इमेज बढ़ेगी या फिर छोटी होगी। आपको सिंपली क्या करना है, इमेज के कॉर्नर को ड्रैग करना है, जितना ज्यादा आप ड्रैग करोगे उतनी ज्यादा आपकी इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आप ड्रैग करोगे उसको अंदर की साइड, आपकी इमेज की साइज छोटी होती जाएगी। जैसे आप चाहो वैसे आप सेलेक्ट करके सिंपली उसको रिलीज कर सकते हो। हाउ टू रोटेट पिक्चर इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अपनी पिक्चर को अपन कैसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेटिंग है पिक्चर, सबसे पहले अपने को क्या करना है, न्यू ड्रॉ और इम्प्रेस डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू ड्राइंग और फाइल न्यू प्रेजेंटेशन। ये आपको स्टेप्स कुछ फॉलो करने हैं, फाइल न्यू ड्राइंग या फिर फाइल न्यू प्रेजेंटेशन। ये दोनों स्टेप में आप कोई सा भी रिपीट कर सकते हैं, दोनों एक जैसे स्टेप्स हैं। इन पे आपको क्लिक करना है, फाइल पे जाएंगे, देन न्यू पे जाएंगे, देन प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। उसके बाद में जिस इमेज को आपको रोटेट करना है उस इमेज को आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इमेज को इंसर्ट करने के बाद में ड्राइंग टूलबार से आप क्या करेंगे, ड्राइंग टूलबार से आप रोटेटिंग आइकन इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप रोटेटिंग आइकन को इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, वहां पे आपको ये बता देगा कि कौन से साइड में आपको इमेज को रोटेट करवाना है। जिस भी साइड में आपको इमेज को रोटेट करवाना है आप करवा सकते हैं, कितना भी डिग्री आपको उसको राइट साइड रोटेट करवाना है, कितना डिग्री आपको उसको लेफ्ट साइड रोटेट करवाना है, आप करवा सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि वो ओपन ऑफिस राइटर जो अपना है वो खुद से अपनी इमेज को रोटेट नहीं करवा सकता। इसके लिए अपने को हेल्प लेनी पड़ रही है किसकी, इम्प्रेस की, जो कि अपने प्रेजेंटेशन का अल्टरनेटिव होता है ओपन ऑफिस में। तो इसके लिए इसके बाद में आपकी इमेज जैसे ही कन्वर्ट हो जाए उसके बाद में कंट्रोल A करके आपको कंट्रोल C कर देना है। कंट्रोल A कंट्रोल C से क्या होगा, कंट्रोल A से आपके सारी इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी जो भी आपने रोटेट किए हैं, कंट्रोल C से सारी इमेजेस कॉपी हो जाएंगी। एंड अब अपने राइटर विंडो में आके राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करके उनको कंट्रोल V कर देना, आपकी इमेजेस सारी वहां पे पेस्ट हो चुकी होंगी। इसके बाद में आता है कि आप इन टर्म से क्या समझते हैं, यानी यहाँ से अपने दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन को देख लेना है। पहला क्वेश्चन आता है टेक्स्ट रैपिंग एंड अनदर वन इज एंकरिंग। अब देखो क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। टेक्स्ट रैपिंग इज मेकिंग द टेक्स्ट रिफ्लो अलोंग द
बाउंड्रीज ऑफ द फ्रेम और द ऑब्जेक्ट। आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ, लाइक आपको यहाँ पे ये बाउंड्रीज वर्ड दिख रहा होगा, ये बाउंड्रीज वर्ड दिख रहा होगा। ये बाउंड्रीज वर्ड अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा नहीं, ठीक है। जैसे BOUND आ गया, ARIS नीचे आ गया, तो ये जो वर्ड था आगे ARIS, इसकी वजह से पूरा बाउंड्रीज वर्ड क्या हो गया, टूट के नीचे आएगा। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। कि जब एक लाइन में एक बॉर्डर के साथ टेक्स्ट कंप्लीट आ नहीं पा रहा है तो पूरा टेक्स्ट कहाँ से लगाता है, सेकंड लाइन में। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंकरिंग। एंकरिंग मीन्स क्या होता है, refer to the reference point for graphic. The point could be the page or frame where the object is a paragraph or even a character. Anchoring means होता है reference of the page, reference of the graphic, sorry। ग्राफिक से मतलब क्या होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट में आपने जो भी एक्स्ट्रा चीजें लगाई हैं उनका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस मीन्स कि कहाँ पे वो चीज सिचुएटेड है, आपके पेज में है या फिर आपके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है या फिर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो एग्जैक्ट आपका जो ग्राफिक्स है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो चीज चेक करता है अपना एंकरिंग। उसके बाद में आता है व्हाट इज टेम्पलेट। यहाँ से आप इंपोर्टेंट टिक करेंगे क्योंकि टेम्पलेट पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड पूछ भी सकता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। अब टेम्पलेट क्या होता है, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टेम्पलेट इज ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। एक ऐसा मॉडल होता है जो कि प्रीमेड डिजाइन होती है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट ए टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट दैट हैज योर कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। आप अपने कंपनी का क्या बना सकते हो, पेज बना सकते हो जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, हर बार आपके पास हर पेज पे आपके पास कंपनी का लोगो ऑटोमेटिकली बन के आता रहेगा। सिंपल सी बात है, आप अपना एक ऐसा टेम्पलेट बनाओगे जिसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा पेज बनाते हो, मान लेते हैं कि आपके 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपको हर बार अपने पेज के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, अपने चैनल का नाम लिख रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको मैं हर बार चेंज करूँ, हर बार लिखूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये मैं नाम हर बार लिखूँ, हर बार चेंज करूँ, ऐसा नहीं है ना। मैंने एक बार इस नाम को लिखा, नाम को लिखने के बाद में जब भी मैं इस पेज को यूज कर रहा हूँ, बार बार में सेम नाम मेरे पास हर पेज पे आ रहा है, तो ये मैंने एक टेम्पलेट बना दिया कि ये वाला नाम मेरे पास हर पेज पे रहेगा। और ये एक मेरा प्रीमेड डिजाइन बन गया। जब मैं 10 पेज बनाऊंगा तो 10 पेज पे रहेगा, 20 पेज बनाऊंगा तो 20 पेज पे रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, अपना कोई स्टाइल लगा सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, कोई भी ग्राफिक्स लगा सकते हो, कोई भी आइकन लगा सकते हो, जो भी आप चाहिए उसको फिक्स कर सकते हो, वो सारे पेजेस पे आपको दिखेगा। अब आगे देखते हैं कि आप एक टेम्पलेट क्रिएट कैसे करते हो। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, 2 तरीके आपके पास होते हैं, या तो आप फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट करो या फिर फ्रॉम ए विजार्ड करो। अब डॉक्यूमेंट से कैसे क्रिएट करते हैं, देखो, ओपन ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है जिसको आपको टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, उसके बाद में ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट। आपको एक पेज रेडी कर लेना है, बेसिकली उस पेज पे आपको वो चीजें डाल लेनी है जो कि बार बार रिपीट हो। इसके बाद में फाइल पे जाना है, देन टेम्पलेट्स पे जाना है, उसके बाद में सेव कर देना है। जैसे ही आप उसको सेव करोगे, आपको नाम पूछेगा, आपको सिंपली नाम डाल देना है। जैसे आप नाम डाल दोगे आपका टेम्पलेट सेव हो गया है। कैटेगरी, अब कैटेगरी लिस्ट में आपको क्या करना है, कैटेगरी विच टू वांट टू असाइन द टेम्पलेट। आपको सिंपली क्या करना है, जब आप सेव करने जा रहे होते हो तो वहाँ पे आपको कुछ चीजें पूछता है, वहाँ पे आपको ये बताना होता है कि मेरी टेम्पलेट किस टाइप की है। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बताना चाहते हो तो ठीक है, वरना सिंपली ओके पे क्लिक करना है, आपका फाइल या फिर आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा, आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा डॉक्यूमेंट व्यू से। नेक्स्ट आता है अपने पास विजार्ड का यूज करके आप कैसे कर सकते हो। जहां से आप अपना नॉर्मली ओपन करते हो राइटर, वहां पे आपको क्या करना है, चूज फाइल, देन विजार्ड्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ टेम्पलेट रिक्वायर्ड। टाइप्स ऑफ टेम्पलेट रिक्वायर्ड में आपको अपना जो भी टेम्पलेट आपने बनाया है उसको सिलेक्ट कर देना है, या फिर आपको नया टेम्पलेट के लिए डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। आप वहां पे जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे आपके ऑटोमेटिकली किस में सेव होंगे, टेम्पलेट्स में सेव होते जाएंगे। अब आपने एक टेम्पलेट बना दिया, उसको आपको डिफॉल्ट कैसे बनाना है। डिफॉल्ट से मतलब क्या होता है कि प्री मेड जो कि पहले से डिसाइडेड है, उसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है पहले से डिसाइडेड में। अब पहले से डिसाइडेड का मतलब समझते हैं। आप फर्स्ट टाइम जब भी मतलब ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हो तो आपको एक ब्लैंक पेज मिलता है। आप उसको चाहे 10 बार ओपन करो चाहे 25 बार ओपन करो, हमेशा आपको ब्लैंक पेज मिलता है। तो वो एक टेम्पलेट बनाया हुआ है राइटर का कि आप उसको जितनी बार ओपन करोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ब्लैंक पेज ही मिलेगा। तो वैसा अपन अपने पेज को कैसे बना सकते हैं, फिर अपने टेम्पलेट को डिफॉल्ट पे कैसे लगा सकते हैं वो देखते हैं। देखो, अपने डॉक्यूमेंट को या फिर अपने टेम्पलेट को डिफॉल्ट पे लगाने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल मेनू होता है, मेनू बार में फाइल पे, देन टेम्पलेट्स, देन ऑर्गेनाइज। ये सिंपल स्टेप है, फाइल, टेम्पलेट्स एंड ऑर्गेनाइज। इसके बाद में अपने को टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से अपने को क्या करना है, सेलेक्ट द फोल्डर कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वांट टू सेट एज द डिफॉल्ट, देन सेलेक्ट द टेम्पलेट। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस स्टेप को रिपीट करना है, फाइल, टेम्पलेट्स एंड ऑर्गेनाइज। इसके बाद में एक मेन्यू खुलेगा, उस मेन्यू में अपने को वो फोल्डर पे जाके वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेने जिसको अपने को डिफॉल्ट बनाना है। इसके बाद में
क्लिक द कमांड बटन एंड चूज सेट एज डिफॉल्ट। कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, कमांड बटन को सेलेक्ट करके अपने को क्लिक करके अपने को चूज सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे, अब आपका टेम्पलेट ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बन गया है। अब आप जब भी अपने राइटर को ओपन करोगे, आपका वही पेज खुलेगा जो आपने टेम्पलेट पे डिफॉल्ट में लगाया है। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे से गलती से मेरा डिफॉल्ट टेम्पलेट लग गया, उसको मेरे को चेंज करना है, उसको मेरे को रीसेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। आपको वही चाहिए कि जो राइटर का पहले से बना हुआ टेम्पलेट था वही मेरे को यूज करना है, मेरे को चेंज नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इन द टेम्पलेट मैनेज डायलॉग जो कि अभी अपन ने खोला था, स्टेप्स क्या थे अपने पास, फाइल टेम्पलेट एंड ऑर्गेनाइज, इस पे अपने को वापस जाना है। वापस जाने के बाद में अपन क्या करेंगे, क्लिक द कमांड बटन, कमांड बटन पे फिर से क्लिक करेंगे एंड रीसेट डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे रीसेट डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसा अपने पास राइटर का टेम्पलेट था वैसा का वैसा फिर से हो गया। अब टेम्पलेट को यूज करने के लिए अपने पास कुछ स्टेप्स हैं। यूज करने के लिए स्टेप्स क्या है अपने पास, वही फिर से फाइल, न्यू, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। इसके बाद में जो भी आपका टेम्पलेट है जो आपने अभी बनाया है या फिर पहले से आपको वहां पे दिखा रहा है कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स, उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका टेम्पलेट वहां पे इनेबल हो जाएगा। अब आप उस टेम्पलेट पे काम करो जो कि आपका बनाया हुआ नहीं है, जो कि प्रीमेड टेम्पलेट है। इसके बाद में आता है अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट। अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट में जाने के लिए आप क्या करोगे, फाइल, सेव एज एंड ऑल चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड। आपको क्या करना है, सिंपली डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, फाइल पे जाओगे, देन सेव एज पे जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं व्हाट इज मेल मर्ज। यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये खुद भी एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से टिक कर सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हो। अब मेल मर्ज क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हिंदी में समझते हैं कि अच्छे से होता क्या है। A mail merge is a way to take a letter you have written and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them to say, they might think that you type the letter personally for them. It's essential for any person or organization that has a lot of clients, partners, parents and children or other people to communicate with. देखो, ए मेल मर्ज का मतलब होता क्या है, मेल मर्ज एक ऐसा पर्सनलाइज्ड लेटर होता है जो कि आप किसके लिए लिखते हो, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लिख के एक बंच ऑफ पीपल के लिए आपको एक लेटर भेजना है, उनके लिए आप लिखते हो। बट जब भी आप किसी पर्सन को ये लेटर सेंड करते हो तो सामने वाले पर्सन को हमेशा यही लगेगा कि ये लेटर पर्सनली या फिर इंडिविजुअली मेरे लिए लिखा गया है, क्योंकि आप उसमें उसकी डिटेल्स डालते हो। लाइक आपने एक लेटर लिखा है, इन्विटेशन लेटर, अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन है और उसके लिए आपको सबको इन्वाइट करना है, तो आप वहां पे इन्विटेशन लेटर लिखोगे। बट आप इन्विटेशन लेटर में हर एक लेटर में एक इंडिविजुअल बच्चे का नाम लिखोगे, जिससे जब बच्चा उसको पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि लेटर तो सिर्फ मेरे लिए लिखा है। बट ऐसा होता नहीं है, आपने वो लेटर एक ही बार लिखा बट उसमें जो नाम थे बच्चों के वो बहुत सारों के ऐड कर दिए, जिससे बच्चे के पास वो लेटर जाएगा तो उसको ये लगेगा कि ये लेटर तो सिर्फ मेरे लिए ही लिखा गया है और किसी के लिए नहीं। तो यही होता है अपना मेल मर्ज। आप बंच ऑफ पीपल के लिए लेटर लिखते हो, उसको पर्सनली सेंड करते हो, जिससे इसी की ये लगता है कि ये लेटर सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर एक चीज यूज होती है, डेटा सोर्स, उसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अपना बन सकता है कि अपने जो मेल मर्ज के अंदर डिटेल्स चेंज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, डेटा सोर्सेज के थ्रू करते हैं। अब देखो इसके अंदर अपन क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने के लिए, लेटर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, ओपन ए टेम्पलेट इफ यू हैव वन टू यूज और क्रिएट ए न्यू राइटर डॉक्यूमेंट। या तो अपन बनी बनाए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं या फिर अपना न्यू राइटर डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है। डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, सिंपली अप्रोप्रिएट नेम मेल मर्ज ओपन एनरोलमेंट डॉट ओडीएस और मेल मर्ज पेरेंट्स डॉट ओडीटी। इन दोनों नाम से आपको दो फाइल बना लेनी है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका जो भी पहला बच्चे का नाम है वो डाल देना है, उसके बाद में पेरेंट्स का जो नाम है वो डाल देना है। इसके बाद में क्या करना है, डोंट सेव इट इन वर्ड फॉर्मेट। देखो इसको अपन नोट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यू मस्ट सेव इट इन ओपन ऑफिस ओआरजी राइटर फॉर्मेट और दर मेल मर्ज वोंट वर्क। आपको क्या करना है, इसको वर्ड फॉर्मेट में सेव नहीं करना। वर्ड फॉर्मेट इज लाइक डॉट docx, उसमें आपको उसको सेव नहीं करना है। ओपन ऑफिस राइटर में सेव करना है। ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है डॉट odt। यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। राइटर का एक्सटेंशन होता है डॉट odt, इससे आपको इसको सेव करना है। उसके बाद में राइट आउट द टेक्स्ट दैट विल बी गोइंग टू एवरीवन एंड प्लान वेयर यू वांट द फील्ड्स। सबसे पहले आपको अपना जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो लिख लेना है। उस डॉक्यूमेंट में बीच बीच में फील्ड्स छोड़ देनी है। फील्ड्स का मतलब सीधा सा क्या होता है कि आपको वो स्पेसेस छोड़ देने हैं जहां जहां पे आपको डिटेल्स चेंज करनी है या फिर जहां जहां पे आपके बच्चे की डिटेल्स आएंगी। Once you have the letter written out and you know that what fields you need, you can delete the specific data and insert the fields from the database instead. आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपने हिसाब से उन डिटेल्स को एंटर करो या फिर आप अपने बने बनाए डेटाबेस से आप क्या कर सकते हो, अपने अपनी जहां जहां पे फील्ड्स थी वहां पे अपने डिजायर्ड नेम्स को ऐड कर सकते हो। अब मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है
कि मेल मर्ज के अंदर डेटा ऐड करने के लिए अपन किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो मेल मर्ज के अंदर डेटा ऐड करने के लिए अपन डेटा सोर्सेज का यूज़ करते हैं। अब अपन देखते हैं कि डेटा सोर्सेज कैसे बनते हैं। यू विल क्रिएट ए स्मॉल फाइल वन फॉर ईच स्प्रेडशीट और अदर डेटा सोर्स, और यू कैन क्रिएट, डोंट हैव टू डू इट अगेन। आप एक बार ही एक डेटाबेस बना सकते हो जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक डेटाबेस बनाया उसको आपको बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। ओपन ऑफिस में जाने के बाद में आपको सिंपली फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद में आप क्या करोगे, फाइल न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है। आपके बाद में जैसे ही आपने डेटाबेस पे क्लिक किया आपके पास ओपन ऑफिस बेस ओपन हो गया है। आपको ध्यान रखना आपके पास ओपन ऑफिस बेस ओपन हुआ है, बट आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, किस टाइप का आपको डेटा लिखना है, लाइक स्प्रेडशीट डेटा, टेक्स्ट फाइल डेटा, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एड्रेस बुक, और द टाइप ऑफ डेटाबेस यू आर यूजिंग लाइक एक्सेस और MySQL। किस टाइप का डेटाबेस आप यूज कर रहे हो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से टाइप का डेटा आपको बनाना है। क्लिक नेक्स्ट। व्हाट यू डू हेयर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज द टाइप ऑफ डेटा यू आर वर्किंग विद। आपको यहाँ पे वो चीज चूज करनी है जिसके साथ आप काम करोगे। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो एक्सेस में और आप यूज कर रहे हो MySQL का, ऐसा नहीं चलेगा। इन दिस विंडो जस्ट बी श्योर टू गिव द ऑप्शंस और रजिस्ट्री selected and mark the selection to the open the database for editing unless you want to see the database editing window. Click finish। इन स्टेप्स को आपको स्किप करके सिंपली फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद में आपको अपना डेटाबेस बनता हुआ दिखाई देगा। डेटाबेस बनने का मतलब ये है कि आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल के अंदर आपको जो डिटेल्स चाहिए उन डेटा को लिखना है। उन डेटा को लिखने के बाद में उस फाइल को सेव कर देना है। जैसे आप उस फाइल को सेव करोगे तो आपका बेस में फाइल सेव हो रही है, तो ध्यान रखना है अपने को ओपन ऑफिस फाइल का या फिर ओपन ऑफिस बेस का एक्सटेंशन अपने पास .odb होता है। ये देखिए इधर अपने पास ओपन ऑफिस एक्सटेंशन का, ओपन ऑफिस बेस का एक्सटेंशन अपने पास .odb होता है एंड राइटर का .odt होता है। यू कैन सी योर डेटाबेस बाय प्रेसिंग F4 व्हेन यू आर इन ए राइटर और कैल्क डॉक्यूमेंट। अगर आप राइटर या फिर कैल्क के अंदर हो जहां पे आप स्प्रेडशीट बनाते हो तो आप F4 दबा के अपना डेटाबेसेस को देख सकते हो। क्लिक द प्लस आइकन नेक्स्ट टू द डेटाबेस यू क्रिएटेड टू सी द आइटम्स नेम्ड क्वेरीज एंड टेबल्स। क्लिक द प्लस नेक्स्ट टू द टेबल्स टू सी द टेबल्स यू क्रिएटेड। सिलेक्ट a टेबल टू सी द डेटा इन इट। आपको क्या करना है, अगर आपको डेटा देखना है तो सबसे पहले आपको F4 दबाना है। F4 दबाने के बाद में आपको डेटाबेसेस दिख रहे होंगे। उस डेटाबेस के आगे प्लस दिख रहा होगा, उस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको टेबल्स दिखेंगे, उस टेबल्स पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करोगे तो अब आपके पास टेबल का डेटा दिख रहा है। उस टेबल के डेटा को आराम से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपने टेबल बना ली, डॉक्यूमेंट बना लिया, और दोनों को क्या करना है, अपने को मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब जोड़ना है। अब जोड़ते कैसे हैं वो देखते हैं। अपने को करना क्या है, ओपन द लेटर यू वांट टू यूज। जिस लेटर के अंदर आपको नाम वगैरह चेंज करने, उस लेटर को ओपन कर लेना है। वंस यू हैव द लेटर रिटन आउट एंड यू नो व्हाट फील्ड्स यू नीड, आपको पता है कि आपने लेटर लिख लिया, उसके अंदर आपको क्या क्या फील्ड्स चेंज करनी है वो आप रख सकते हो। उसके अलावा आपको जो फील्ड्स नहीं चाहिए उनको आप डिलीट कर सकते हो। फिर से अपने को क्या करना है, F4 प्रेस करना है। आप राइटर के अंदर हो, आपको F4 प्रेस कर, जैसे ही आप F4 प्रेस करते हो आपको डेटाबेसेस की लिस्ट मिलेगी। उसके आगे आपको डेटाबेसेस दिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको टेबल दिखेगी। उसके बाद में फिर से प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करते ही आपके टेबल आपको डेटा दिखाएगी। जो डेटा आपको चाहिए उसको आपको ड्रैग करना है और फील्ड में लाके छोड़ देना है। फील्ड में लाके छोड़ते आप जैसे फील्ड पे छोड़ोगे, आप जैसे नेम की फील्ड आपने बनाई, तो जहां जहां पे आप नेम की फील्ड छोड़ोगे, जितनी कॉपीज आपने बना रखी थी सब में नेम चेंज हो जाएंगे। लाइन से सबके लिस्ट में नेम आ जाएंगे जैसे कि आपने अपनी टेबल में रखे थे। इसके बाद में अपन सिंपली उस चीज को सेव करके रख सकते हैं। फाइल पे जाके सेव करेंगे, आपका डेटा वहां पे सेव हो जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि फील्ड नेम आपने जो दिया था वही आपको चूज करना है, उसी के ऊपर आपको माउस को लाके छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी अपनी टेबल को ड्रैग करके छोड़ रहे हो। ये जो स्टेप है इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना पड़ेगा। ये जो लिखा है ना, जस्ट ड्रैग द फील्ड यू वांट इनटू द लेटर द प्लेस यू वांट इट। आपको अच्छे से इसको ड्रैग करना है, माउस को टेबल को लाके छोड़ देना है, अपने वो फील्ड को लाके छोड़ देना है जिसको फील्ड के साथ अटैच करना है। क्योंकि अपन आगे जाके पढ़ेंगे या फिर अभी भी अपन ने छोटे मोटे टर्म्स डेटाबेस में देखे हैं जिसको अपन बोलते हैं कि कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड दोनों एक ही चीजें होती है, दोनों तीनों एक ही चीजें होती है। तो फील्ड को लाके उस फील्ड पे छोड़ना है जिसका अपने को डिटेल्स चेंज करनी है। लाइक अपने को नेम चेंज करना है तो अपने को नेम फील्ड को ही उठाना है और नेम पे लाके छोड़ना है। इसके बाद में आता है अपने पास एडिटिंग ए सेव्ड फाइल और मेलिंग लेबल्स। लेबल्स अपने को क्रिएट करने हैं, मेलिंग लेबल्स बनाने हैं, या फिर अपने को सेव्ड फाइल को एडिट करना है। क्या करेंगे अपन, राइट क्लिक एनी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ए लेबल रिकॉर्ड, सेलेक्ट एडिट पैराग्राफ स्टाइल फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू। ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद में सीधा अपन प्रिंटिंग पे चलते हैं। देखो
प्रिंटिंग यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अपन क्या करेंगे, अपना मेल मर्ज जो अपन ने बनाया है उसको प्रिंट करना भी अपन जरूर अपने लिए जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपन ईमेल के मीडियम से हमेशा भेजेंगे, लेटर को अपन प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाके सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे आपके पास एक अलग से विंडो ओपन होगी, उसमें आपको यस टू प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे आपके बाद उसके बाद में आपको मेल मर्ज डायलॉग दिखाई देगा, इसमें से आपको प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करोगे आपका जितना भी डेटा रहेगा मेल मर्ज के अंदर, जो कि आपने मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में बनाया है, वो सारा डेटा आपका सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपका प्रिंटर लिंक्ड रहेगा अपने कंप्यूटर से। दैट्स इट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अपने पास सबसे फर्स्ट चीज आती है कंसोलिडेटिंग डेटा। अब कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब क्या होता है वो यहाँ से अपन देख लेते हैं। डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट्स इनटू ए मास्टर वर्कशीट। क्या करता है कंसोलिडेटिंग डेटा, आपको एक परमिशन अलाउ करता है या फिर एक परमिशन देता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सेपरेट वर्कशीट से डेटा को उठा के एक मास्टर वर्कशीट में रख सकते हो। जिससे फायदा क्या होगा कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप एक जगह से सारे डेटा को एक्सेस कर पाओगे। अब देखो स्टेप्स फॉर डेटा कंसोलिडेटिंग, स्टेप्स क्या होती है अपने पास डेटा कंसोलिडेट करने की, वो अपन यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन द वर्कशीट दैट कंटेन्स द सेल रेंजेस टू बी कंसोलिडेटेड। आपको सबसे पहले वो वर्कशीट ओपन कर लेनी है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, डेटा कंसोलिडेट करना है। चूज द कंसोलिडेट ऑप्शन अंडर द डेटा मेन्यू। यहाँ से स्टेप क्रिएट हो गया कि डेटा मेन्यू में जाके अपने को कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट सोर्स डेटा रेंज एंड क्लिक ऐड। सिंपली सोर्स डेटा रेंज पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे द सेलेक्टेड रेंज नाउ अपीयर्स ऑन द कंसोलिडेशन रेंज लिस्ट। आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करोगे आप उसको ऐड करोगे, ऐड करते ही आपकी जो रेंज थी जो कंसोलिडेशन के लिए रेडी थी वो यहाँ पे आपको दिखने लगी है। सेलेक्ट एडिशनल रेंजेस एंड क्लिक ऐड आफ्टर ईच सिलेक्शन। आपको क्या करना है, सेलेक्ट एडिशनल रेंजेस एंड क्लिक आफ्टर ईच सिलेक्शन, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे स्पेसिफाई वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट बाय सिलेक्टिंग ए टारगेट रेंज फ्रॉम द कॉपी रिजल्ट टू बॉक्स। इसके बाद में आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको सारा रिजल्ट एक साथ दिखाना कहाँ है, कि आपने मल्टीपल रिजल्ट्स को कॉपी किया है तो उसको आपको एक साथ शो कहाँ पे करना है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, सारे स्टेप्स को कंटिन्यू आपको पूछता जाएगा, आप कंटिन्यू करते जाएंगे। इसके बाद में सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आपका डेटा कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट का मतलब ये है कि मल्टीपल वर्कशीट से आप डेटा उठा के एक वर्कशीट में ला रहे हो। यहाँ से अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आप कंसोलिडेशन ऑफ डेटा से क्या समझते हो, बस आपको ये रखना है। स्टेप्स के चांसेस कम है, इन केस अगर आते हैं तो आपको स्टार्टिंग वाले 3 से 4 स्टेप याद होने चाहिए, इतने में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना होता है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो आपका डेटा कंसोलिडेट रेडी है। अगर आपको एक नोट ध्यान देना है, डेटा डिफाइन रेंज टू गिव ए नेम टू ए रेंज। आपको क्या करना है, आपने रेंज सेलेक्ट किया उसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। याद रखने का सीधा मेथड क्या है, आप अपनी रेंज को एक नाम दे दो। आपने जो कंसोलिडेशन किया है या फिर आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उसको एक नाम दे दो, ताकि कल को आपको फिर से जरूरत पड़े तो आप उसको एक्सेस कर पाओ। इसके बाद में आता है क्रिएटिंग सब टोटल्स। अब क्रिएटिंग सब टोटल से पहले समझना पड़ेगा सब टोटल्स क्या होते हैं। सब टोटल टोटल्स एड्स डेटा अरेंज्ड इन एन एरे। एक एरे के अंदर डेटा रखने का जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सब टोटल्स बोलते हैं। दैट इज a group of cells with labels or columns and or rows. Using the subtotal dialog, you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. It is accessible from data menu. देखो सिंपल सा मतलब है कि आप मल्टीपल कॉलम्स को एक लेबल कर दो, मल्टीपल रोज को एक लेबल कर दो, वो सारा डेटा आपको एक साथ मिलेगा, वही अपने लिए सब टोटल कहलाता है। एक एरे में अपने डेटा को रख दिया। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन लगा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। ये जो सब टोटल्स का ऑप्शन है ये आपको डेटा मेन्यू में मिलेगा। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, स्टेप्स टू इंसर्ट सब टोटल वैल्यूज इनटू ए शीट। सब टोटल वैल्यूज को एक शीट में इंसर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। एंश्योर दैट द कॉलम्स हैव लेबल्स। सबसे पहले अपने को ये कंफर्म करना है कि अपने कॉलम्स या फिर रोज को अपन ने लेबल कर रखा है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, आपको वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको सब टोटल अप्लाई करना है। उसके बाद में डेटा मेन्यू में जाना है, डेटा मेन्यू में जाके सब टोटल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका सब टोटल पे आप क्लिक करोगे आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है जहां पे आप सब टोटल का रिजल्ट देना चाहते हो। इसके बाद में सब टोटल का रिजल्ट आपके पास आने के बाद में अपने को क्या करना है, सब टोटल का रिजल्ट का अपने को बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, सेल सेलेक्ट कर लिया। सेल सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये बताना है कि आपको क्या कैलकुलेशन करनी है उस पर, या फिर किस टाइप के फंक्शन आपको अप्लाई करने हैं अपने सब टोटल के लिए। जैसे ही आपका इतना काम हो जाता है, आपका इतना काम होने के बाद में आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो आपका सब टोटल पेज रेडी है। आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपको डिस्प्ले
हो रहे होंगे। इसके बाद में आता है व्हाट इफ सिनेरियोज। अब व्हाट इफ सिनेरियोज क्या होते हैं? सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। सिनेरियोज ऐसे टूल्स होते हैं जो अपने को हेल्प करते हैं किस चीज में? व्हाट इफ क्वेश्चंस को चेक करने में। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। हर एक सिनेरियो को अपन अलग से नाम दे सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं पर्टिकुलरली सेपरेटेडली। तो ये काम करने के लिए अपने को क्या करना है वो अपन आगे देखते हैं। उससे पहले ए सिनेरियो इज एसेंशियली ए सेव्ड सेट ऑफ सेल्स वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशंस। सिनेरियो के अंदर एक सेव सेट ऑफ सेल्स होता है कि जिसके अंदर अपन जो भी कैलकुलेशंस करते हैं उनका एक सेट बनता जाता है कि ये चीज हुई तो ये चीज कैसे हुई, ये चीज हुई तो ये चीज कैसे हुई। बस यही चीजें अपने पास इसके अंदर होती है। यू कैन इजिली स्विच बिटवीन दीज सेट्स यूजिंग द नेविगेटर। आपको बहुत सारे अपने पास सेट्स मिलते हैं, उसके बीच में आप नेविगेट कर सकते हो नेविगेटर बटन की हेल्प से। अब देखते हैं कि सिनेरियोज बनते कैसे हैं। सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन द वैल्यू दैट विल चेंज बिटवीन सिनेरियोज। आपको क्या करना है वो सेल्स सेलेक्ट कर लेनी है जो कि क्या करती है, सिनेरियोज के बीच में वैल्यूज चेंज करती है। उन सेल्स को आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद में सिनेरियोज पे चले जाना है। फिर जैसे ही आप सिनेरियोज पे जाओगे, सिनेरियोज पे जाने के बाद में क्रिएट सिनेरियो डायलॉग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में एंटर ए नेम फॉर द न्यू सिनेरियो। आप जैसे क्रिएट सिनेरियो पे क्लिक करोगे आपको न्यू नेम पूछेगा। न्यू नेम आप दे सकते हो। न्यू नेम देते ही आपके पास वो सिनेरियो का नाम आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऑप्शनली सेलेक्ट और डिसलेक्ट द ऑप्शन इन द सेटिंग सेक्शन। क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग। आपको क्या करना है, अपने सिनेरियो का नाम देना है। नाम देने के बाद में सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आपका सिनेरियो सेव हो जाएगा। इसके बाद में आता है गोलसिक। अब गोलसिक क्या करता है उसको देखते हैं। देखो, usually you run a formula to calculate a result based upon existing values. By contrast, using goalseek option under tools menu you can discover what values will produce the result that you want. अब देखो गोलसिक किस तरीके से काम करता है कि आपके पास कुछ रिजल्ट आपका रिक्वायर्ड है, यानी आपको रिजल्ट चाहिए 400, ठीक है। आपके पास तीन वैल्यूज है 100 प्लस 100 प्लस 100। तो गोलसिक अपनी हेल्प करेगा कि मेरे को एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे कि मेरा रिजल्ट क्या बन जाए, 400। तो 400 बनने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 100 और चाहिए। तो जैसे ही मेरे को 100 मिला तो अब मेरे पास 4 टाइम्स 100 है, तो वही मेरे पास क्या होता है, 400 होता है। बेसिकली आपको समझना क्या है, ये अपने पास एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि अपने को आंसर को देख के ये बताता है कि अपने पास क्या वैल्यूज होती तो अपना रिजल्ट एक्यूरेट आता। बट नेक्स्ट आता है अपने पास सोल्वर। सोल्वर अपने लिए क्या करता है, सोल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू amounts to a more elaborate form of goal-seek. The difference is that solver deals with equations with multiple unknown variables. It is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define. देखो गोलसिक में क्या होता है, अपन सिर्फ एक ही कंडीशन को लॉक कर सकते हैं कि मेरे को एक ही वैल्यू चाहिए तो वही मैं एक्वायर कर सकता हूँ। बट सोल्वर क्या होता है, उसका एडवांस्ड वर्जन अपन बोल सकते हैं। गोलसिक का एडवांस्ड वर्जन है जिसके अंदर अपने को मल्टीपल वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। गोलसिक में सिर्फ वो एक कॉलम को चेंज कर पाता है, बट सोल्वर के अंदर ऐसा नहीं है। वो सारे कॉलम्स को मॉडिफाई करके अपना जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको अपने लिए एक्सेस करवा सकता है इजीली। इनके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट अलाउज यू टू लिंक दीज सेल्स फ्रॉम वेरियस वर्कशीट्स एंड देन various other spreadsheets to summarize data from several sources. स्प्रेडशीट में अंदर क्या होता है, अपने को लिंक करने का ऑप्शन मिलता है, लिंक करने की फैसिलिटी मिलती है। क्या अलग अलग वर्कशीट से सेल्स को एक साथ लिंक करने की फैसिलिटी अपने को कौन प्रोवाइड करता है, स्प्रेडशीट। अब देखो सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स। अपन एक ही स्प्रेडशीट के अंदर मल्टीपल शीट्स लगा सकते हैं। मल्टीपल शीट लगाने का फायदा ये होगा कि आप एक शीट में कोई और डिटेल्स लिख लो, लाइक शीट 1 में आप किसी चीज की डिटेल लिखते हो, उसके बाद में शीट 2 में आप दूसरी चीज की डिटेल लिखते हो, शीट 3 में आप दूसरी चीज की डिटेल लिखते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल शीट्स बना सकते हो अपने एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैल्क के अंदर, जिससे कि आपका सारा डाटा एक जगह रहेगा और इजिली आपको एक्सेस हो सकता है। तो अब आपको इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, वो चीजें अपन देखने वाले हैं कि नई शीट इंसर्ट कैसे होती है एक वर्कशीट के अंदर या फिर एक स्प्रेडशीट के अंदर नई वर्कशीट ऐड कैसे होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन शीट पे क्लिक करना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। आप इंसर्ट मेन्यू में जाओ, ऊपर ही ऊपर आपको जो मेन्यू बार मिलती है उसके अंदर इंसर्ट मेन्यू पे जाके या तो आप क्या करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, देन शीट पे क्लिक करो, आपकी जो शीट है वो इंसर्ट हो जाएगी। या फिर आप क्या करोगे, राइट क्लिक ऑन द टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट शीट। जो आपकी सीट है उसी पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट सीट पे क्लिक कर दो तो आपकी नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। या फिर थर्ड मेथड क्या है, जो आपकी सीट्स हैं लाइक सीट 1, सीट 2, सीट 3, आपको नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में
जहाँ पे आपको नाम दिखाता है सीट 1 सीट 2 सीट 3, वहाँ पे आपको खाली स्पेस मिलता है। उस खाली स्पेस पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी नई सीट ऐड हो जाएगी। जितनी भी आपको चाहिए उतनी सीट्स आप इंसर्ट कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे आपको सीट को इंसर्ट करना है। अब आता है अपने पास रीनेमिंग वर्कशीट्स। अब यहाँ से अपने पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि अपन सीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं या फिर क्या क्या उसके तरीके हैं। तो ये भी एकदम इजी है। सीट को रीनेम करने का तरीका आप लोग को पता चल गया होगा अभी तक क्या होता है। सिंपली जैसे आप रियल में जो कंप्यूटर की फाइल्स होती है उनको रीनेम करते हो वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो सीट का नाम था उस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे सीट के नाम पे डबल क्लिक करेंगे, सीट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, सीट 1। ये भी याद अपने को रखना है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सीट का नेम होता है सीट 1, सेकंड का सीट 2, थर्ड का सीट 3, ऐसे चलता है। उस पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी सीट का नाम रीनेम हो जाएगा। आप चाहो वो रख सकते हो, या फिर आप उस पर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन चूज कर सकते हो, जो कि कॉमन ऑप्शन अपन यूज करते आए हैं। राइट क्लिक करो देन रीनेम ऑप्शन यूज करो। इसके बाद में तीसरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। आपको सीट ऑप्शन यूज करना है फॉर्मेट मेन्यू से। यानी फॉर्मेट मेन्यू अपने को मिलेगा मेन्यू बार में, उसमें से क्लिक करना है फॉर्मेट मेन्यू पे। उसके बाद में सीट ऑप्शन पे जाना है, वहां पे आपको कुछ मेन्यूज दिखाएगा, उसमें आपको क्या करना है, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आपकी सीट का नेम रीनेम होने के लिए रेडी है। इसके बाद में आता है अपना सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस देखो क्या होता है। अ सेल रेफरेंस रिफर टू ए सेल और रेंज ऑफ सेल्स of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate। देखो ए सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस रिफर्स टू ए सेल और रेंज ऑफ सेल्स। ये एक रेंज ऑफ सेल्स या फिर सेल को रेफर करता है, जिससे फायदा क्या होता है कि अपन एक ही सेल पे जो चीजें अपन ने अप्लाई की है वही अपन मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसा एक फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं जो कि मल्टीपल सेल्स पे लगा हुआ है, जिसका अपन एक कॉमन फॉर्मूला निकाल सकते हैं सेल रेफरेंसिंग के थ्रू। कॉमन सा मतलब क्या है, रेंज ऑफ सेल्स को अपने को बताता है, जिसके अंदर अपन वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया है उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ये आता है रेफरेंसिंग अदर सीट्स, कि अपन अदर सीट्स को रेफरेंस कैसे कर सकते हैं, फिर कैसे रेफरेंस दे सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज बाय एंटरिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड से अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट कीबोर्ड से फॉर्मूला लिखने के लिए अपने को एक फॉर्मेट याद रखना है। वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट अपन देखेंगे। सबसे पहले पाथ एंड फाइल नेम आता है, उसके बाद में सीट नेम आता है, उसके बाद में सेल का नेम आता है, जिसको अपन लिखते कैसे हैं ये अपने को फॉर्मेट याद रखना है। यहां से अपना क्वेश्चन बनता है, यहां से बनता है अपना फाइल, देन कॉलन, देन ट्रिपल फॉरवर्ड स्लेस, उसके बाद में पाथ एंड फाइल नेम, उसके बाद में अपना जो अंडरस्कोर सॉरी जो अपने पास जो अपर एरो रहेगा वो अपने पास बंद हो जाएगा। उसके बाद में हैशटैग, हैशटैग के बाद में डॉलर सिंबल, डॉलर सिंबल के बाद में सीट नेम डॉट सेल नेम। ये अपने पास एक कंडीशन होती है जिसको अपने को कंप्लीट करना है, जिसको अपने को जैसे सिंगल कोट से अपन स्टार्ट करें तो फाइल नेम के बाद में सिंगल कोट से ही अपन इसको एंड करेंगे। ये नहीं है कि सिंगल कोट से स्टार्ट है डबल कोट पे बंद है, डबल कोट से स्टार्ट है सिंगल कोट पे बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल कोट से आपने स्टार्ट किया तो सिंगल कोट पे आपको इसको बंद करना है। ये फॉर्मेट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा देख लेंगे कि सेल रेफरेंस अपन कैसे देते हैं। पाथ नेम एंड फाइल नेम आता है, सीट नेम आता है, देन सेल नेम आता है। इसके बाद में दूसरा मेथड अपने को बताया कि अपन माउस की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में आता है हाइपरलिंक्स। अब हाइपरलिंक्स का मतलब देखो क्या होता है। हाइपरलिंक्स का मतलब अपने पास ये होता है कि अपन एक हाइपरलिंक का यूज करके एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं। अब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करने का मतलब ये है कि हाइपरलिंक के थ्रू अपन लिंक्स क्रिएट करते हैं। उस लिंक पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो अपन दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। वही काम अपना होता है हाइपरलिंक का। या तो अपन चाहे तो अपन अलग अलग वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू, या फिर अपने पेज के अलग अलग पार्ट्स पे भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास दो तरीके के हाइपरलिंक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव, अनदर वन इज एब्सोल्यूट। अब उनको समझते हैं, देखो कैसे कैसे काम करते हैं। हाइपरलिंक्स कैन बी स्टोर्ड विद इन योर फाइल एदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट। दो तरीके से अपन हाइपरलिंक बना सकते हैं, या तो रिलेटिव रहेगा या फिर एब्सोल्यूट रहेगा। एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। एब्सोल्यूट लिंक काम करना बंद कर देगा कब, जब अपना टारगेट मूव हो जाएगा। यानी जहां पे अपने को फाइल मूव करनी है, जहां पे अपने को लिंक को लेके जाना है, वही टारगेट ही अपने पास नहीं रहेगा तो अपना एब्सोल्यूट लिंक कभी भी काम नहीं करेगा। अ रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिवली टू ईच अदर। ये सिर्फ एक ही केस में बंद होगा। वो केस क्या है कि एक ये टारगेट और स्टार्ट, यानी जहां से अपन ने स्टार्ट किया और जहां पे अपने को फाइल को लेके जाना है लिंक को, वो दोनों एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर ले, या फिर एक रिलेटिवली अपनी लोकेशन को चेंज कर लें, वहां पे रिलेटिव काम नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस यू हैव टू स्प्रेडशीट्स इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू ए न्यू लोकेशन, अ रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक।
आपने क्या किया, आपने एक फोल्डर को ढूंढना था, उसका आपने लिंक बना लिया, उस लिंक पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको एक फोल्डर पे जाना था, बट आपने उस फोल्डर को दूसरी जगह मूव कर दिया, दूसरी किसी लोकेशन पे। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट तो काम नहीं करेगा, बट आपका रिलेटिव प्रॉपरली काम करेगा। अब इसको अपने को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं अपन, या तो क्या करें, स्टैंडर्ड टूलबार में से हाइपरलिंक आइकन पे क्लिक करेंगे, या फिर क्या करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स आर लाइक, इंसर्ट पे क्लिक करो, देन हाइपरलिंक पे क्लिक करो, मेन्यू बार में से सिंपल है। या तो हाइपरलिंक आइकन पे क्लिक करेंगे, या फिर इंसर्ट पे क्लिक करके हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, अपनी जो हाइपरलिंक का वो रेडी है, वो क्रिएट हो चुकी है, उसको अपन यूज कर सकते हैं। लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, you can insert tables from HTML documents and data located within named range from an OpenOffice or Calc or Microsoft Excel spreadsheet into a Calc spreadsheet. आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर HTML डॉक्यूमेंट के थ्रू टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, एंड डेटा लोकेटेड विद इन नेम्ड रेंज उनको भी ऐड कर सकते हैं। ये सारा काम अपन कर सकते हैं किस किस तरीके से, एक्सटर्नल डेटा डायलॉग और यूजिंग द नेविगेटर। इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सटर्नल डेटा डायलॉग क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सटर्नल डेटा डायलॉग को समझते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है, सबसे पहले अपने को अपना कैल्क की वर्कशीट ओपन कर लेना है, जहाँ पे अपना जो भी डेटा है उसको अपने को इंसर्ट करना है या फिर एक्सटर्नली डेटा ऐड करना है। Select the cell where the upper left hand cell of the external data is to be inserted. अपने को वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे अपने को डेटा इंसर्ट करना है, देन चूज पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है, देन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर आपको सोर्स का यूआरएल देना है। यूआरएल मींस आप क्या कर सकते हो, अपने वर्कशीट का एड्रेस दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो। जैसे आप एड्रेस दोगे, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करते ही आपके उसमें जितने भी डिटेल्स होंगे जो कि ऐड हो सकती है, वो आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी फाइल का एड्रेस देना है, जो भी वर्कशीट फाइल है उसका लोकेशन का एड्रेस देके सिंपली ओके पे क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है, एंड आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है, जिसको कि आप आगे जाके जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप उस वर्कशीट पे मूव हो जाओगे। लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज, जो कि डेटा सोर्सेज अपने पास है उनको अपने को लिंक कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, यू कैन एक्सेस a variety of databases and other data sources and link them into Calc worksheet. First you need to register the data source with openoffice.org. अब कुछ अपने पास ऐसे डेटा सोर्सेज हो सकते हैं जिनको अपने को पहले रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद में अपन ऐड कर सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन अपन कैसे करते हैं डेटा सोर्स में, दैट इज इन ODB फॉर्मेट। ये अपने को याद रखना है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ODB फॉर्मेट अपना डेटाबेस ओपन ऑफिस बेस का होता है, इसको थोड़ा याद रखना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, टूल्स पे जाना है, देन ओपन ऑफिस पे जाना है, उसके बाद में ओपन ऑफिस बेस, ये वाले ऑप्शन अपने को चूज करने हैं। टूल्स पे जाके ऑप्शंस, देन ओपन ऑफिस ORG बेस, उसके बाद में डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। क्लिक द न्यू बटन टू ओपन द क्रिएट डेटाबेस लिंक डायलॉग। सबसे पहले अपने को न्यू बटन पे क्लिक करना है, जैसे ही अपना डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द डेटाबेस फाइल, अपने को क्या करना है, या तो डेटाबेस फाइल की लोकेशन दे दो या फिर अपनी फाइल को ब्राउज कर लो। फाइल को ब्राउज करने से मतलब ये है कि जहाँ पे अपने डेटाबेस फाइल पड़ी है उस फोल्डर में जाके डेटाबेस फाइल पे क्लिक कर दो, आपकी फाइल एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद में आपको रजिस्टर्ड नेम चाहिए, रजिस्टर्ड नेम आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम आप लिख सकते हो, नाम लिख के सिंपली ओके करना, ओके करती है आपकी फाइल रजिस्टर हो चुकी है। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ से अपना एक क्वेश्चन और बन सकता है, चांसेस हैं, तो वो चीज़ भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सेटिंग अप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, शेयरिंग के लिए अपनी स्प्रेडशीट को अपने को सेट करना है, रेडी करना है कि अपनी स्प्रेडशीट फाइल को अपन शेयर करें किसी के साथ, तो वो अपन कैसे करेंगे। देखो, विद द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट ओपन, जो कि स्प्रेडशीट ओपन आपको शेयर करना है उसको ओपन कर लेना है, देन टूल्स पे जाके शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, आपको वहाँ पे कोलेबरेशन फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा। कोलेबरेशन फीचर का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ कोलेबरेट करना चाहते हो, उससे आपकी हेल्प लेना चाहते हो। ए डायलॉग ओपन्स वेयर यू कैन चूज टू इनेबल और डिसेबल शेयरिंग, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो शेयरिंग को। आपको यहाँ से इनेबल कर देना, जैसे आप इनेबल करोगे आपकी फाइल शेयरिंग के लिए रेडी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आपकी फाइल आप जिसके साथ चाहो उसके साथ शेयर कर सकते हो, और जो पर्सन चाहे वो उसको यूज करके एडिट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। सेविंग एज शेयर्ड स्प्रेडशीट, आपने जो स्प्रेडशीट शेयर की थी उसको आपको सेव कैसे करेंगे, उस सेव करने के लिए कुछ तरीके हैं, वो अपने को ध्यान रखने हैं, या फिर कैसे सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं वो भी थोड़े देखने हैं। इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एनी सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट, द वर्कशीट इज सेव्ड, आपने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए हैं, जो नया यूजर है उसने, तो आपकी वर्कशीट ऑलरेडी सेव्ड है। इसके बाद में इफ द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट, वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल ओकर, आप क्या करते हो कि आपकी फाइल आपने किसी को दी, उसने चेंजेस कर दिए,
अब वो अगर सेव करने की कोशिश करेगा तो ये चीज़ें उसमें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या हो सकती है, दैट चेंजेस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट, द वर्कशीट इज सेव्ड, द डायलॉग बिलो अपीयर्स एंड एनी सेल्स मॉडिफाइड बाय द अदर यूजर आर शोन विद द रेड बॉर्डर। या तो आपने किसी को फाइल दी थी, उसने चेंजेस किए, तो वो चेंजेस आपको रेड बॉर्डर के साथ में मिलेंगे। जिन जिन सेल्स में उसने चेंज किया है वो सेल्स आपको रेड बॉर्डर के साथ में मिल जाएंगी। या फिर क्या हो, इफ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट द रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग इज शोन, अगर आपके जो चेंजेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बीच में दिक्कत कर रहे हैं, तो वहां पे आपको रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको ऑप्शन ये मिलेगा कि आप चाहते हो कि अपना वर्जन रखना या फिर जो सामने वाले पर्सन ने अपने को दिया है वो वर्जन रखना। आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी फाइल आपको अपने पास रखनी है। इसके बाद में अपने को बताया, इफ अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर वर्कशीट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यू सी ए मैसेज दैट द शेयर स्प्रेडशीट फाइल इज लॉक्ड ड्यू टू ए मर्ज इन प्रोग्रेस। आपको क्या करना है, अगर आप एक पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ आपने शेयर किया था, वो उस फाइल को सेव करने की कोशिश करता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स करके, तो वो इस चीज को सेव नहीं कर सकता। उसके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी सेविंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हुई है, क्योंकि मर्जिंग इन प्रोसेस अभी तक चल रहा है, प्रोग्रेस अभी तक चल रहा है। इसके बाद में आता है रिकॉर्ड चेंजेस। कैल्क हैज द फीचर टू ट्रैक व्हाट डेटा हैज चेंज्ड। रिकॉर्ड चेंज का मतलब ये है कि आपने कब क्या चेंजेस किए। ये आप कैल्क आपको फैसिलिटी देता है कि आप चेक कर सकते हो कि किसने आपने अपनी फाइल में चेंजेस किए एंड क्या क्या चेंजेस किए। इसको अपन रिकॉर्ड चेंजेस बोलते हैं। इसको अपने को करना कैसे है, टू स्टार्ट रिकॉर्ड चेंजेस कैसे करने हैं। ओपन द बजट स्प्रेडशीट, जिसको अपने को चेंजेस से देखने हैं, अपने को स्प्रेडशीट को अपने को ओपन कर लेना है। इसके बाद में सेलेक्ट एडिट चेंजेस रिकॉर्ड, ये स्टेप्स है, इसको अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अपने पास एक या फिर दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अपने को सीधी स्टेप पूछ लेता है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अल्टरनेटिव में अपने को थियरी के क्वेश्चन भी पूछता है, थियरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, तो अपन थियरेटिकल क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। इनको छोड़ के अपन थियरेटिकल क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। अपने को क्या करना है, एडिट चेंजेस एंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद में रेटिंग द वर्कशीट अपने को स्टार्ट कर देनी है। रेटिंग द वर्कशीट का मतलब ये है, जब अपन जो भी चेंजेस करते रहेंगे वो सारे चेंजेस अपने आप सेव होते जा रहे हैं। A colored border with a dot in the upper left hand corner appears around a cell where changes were made. जिस जिस सेल में आप चेंजेस करोगे उस सेल में आपको एक कलर्ड बॉर्डर मिलता रहेगा, जिसमें आपको ऊपर एक डॉट मिलेगा, जिससे आपको देख के पता चल जाएगा कि इस सेल में चेंजेस हुए हैं। इस तरीके से अब जो चेंजेस आपने किए वो आप कैसे देख सकते हो, वो देखते हैं। कैल गिव्स यू ट्रेमेंडियस कंट्रोल ओवर व्हाट चेंजेस यू सी व्हेन रिव्यूइंग ए वर्कशीट। आप वर्कशीट को रिव्यू करते टाइम क्या क्या चेंजेस आपने किए वो सारे आप देख सकते हो। आपको देखने के लिए क्या करना है, एडिट पे जाना है, देन चेंजेस पे जाके शो पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ से स्टेप्स है, मैंने फिर से बताया कि आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं एक ही साथ और करके, तो आप या तो अपने पास जो आपको स्टेप्स याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, आप स्टेप्स को यूज कीजिए। या फिर आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चन याद नहीं रहते तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे। एडिट करना है, चेंजेस पे क्लिक करना है, देन शो पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी, उनको आप चेंज कर सकते हो, जो कि आप अपनी मर्जी से आप चाहते हो तो, वरना उनको बाय डिफॉल्ट पे भी छोड़ सकते हो। अब इसमें आपको कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ फिल्टर्स आप सेट कर सकते हो, लाइक डेट ओनली चेंजेस मेड इन सर्टेन टाइम रेंज आर डिस्प्लेड। आप ये सेट कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको फिल्टर्स चाहिए। लाइक आप ये चाहते हो कितनी डेट के बीच में कितनी डेट तक क्या क्या चेंजेस हुए वो आप देखना चाहते हो। किस किस ऑथर ने चेंज किए वो देखना चाहते हो। रेंज मीन्स कि किस स्पेसिफिक सेल में या किस स्पेसिफिक रेंज में क्या चेंजेस हुए वो देखना चाहते हो। उसके बाद में क्या क्या कमेंट्स आपके इधर किसी ने ऐड किए हैं या फिर कुछ कमेंट्स हटाए हैं, वो चीज आप चेक कर सकते हो। शो एक्सेप्टेड चेंजेस एंड शो रिजेक्टेड चेंजेस, आप ये फिल्टर भी लगा सकते हो जिससे आपको ये पता चले कि एक्सेप्टेड चेंजेस ही आपको दिखाने हैं या फिर रिजेक्टेड चेंजेस भी आपको दिखाने हैं। अब आता है एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस, यानी चेंजेस के अंदर कमेंट्स ऐड करना। सेलेक्ट द सेल विद द चेंज, चूज एडिट चेंजेस कमेंट्स। आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, देन चेंजेस पे क्लिक करना है, देन कमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सिंपली जो भी आपका कमेंट रहे आप ऐड कर सकते हो। कमेंट सिर्फ इस काम में आएगा कि आप पढ़ के ये बता सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये चेंजेस किए थे, ये इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ। आपको कमेंट एडिट करना है, जो कि आपने लिख दिया तो वही सेम स्टेप्स अपने पास रहेंगे। एडिट चेंजेस कमेंट्स, जो कि आपका कमेंट है उस पर क्लिक करो और उसको क्या कर दो, एडिट कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। इसके बाद में अपने पास आता है एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस, कि आपने जो चेंजेस किए उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर रिजेक्ट करना चाहते हो, वो भी काम आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन द एडिटेड वर्कशीट। सबसे पहले आपको एडिटेड वर्कशीट ओपन करनी है। इसके बाद में सेलेक्ट एडिट चेंजेस और एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एडिट पे जाके चेंजेस पे क्लिक करना है, उसके बाद में एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। जैसे आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज करते हो आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद में आपका जो भी स्प्रेडशीट फाइल थी वो या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर
रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में आता है मर्जिंग वर्कशीट्स। मर्जिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि आप मल्टीपल वर्कशीट्स को मिला के एक वर्कशीट बनाना चाहते हो, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। ओपन द ओरिजिनल वर्कशीट, एडिट, चेंजेस, मर्ज डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, ओरिजिनल वर्कशीट ओपन कर लेनी है, एडिट पे जाना है, देन चेंजेस पे जाके मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वो फाइल पे क्लिक करना है जिसको आपको मर्ज करना है पहली वाली मैन फाइल के साथ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। मैन फाइल को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ओके करना है। आफ्टर द वर्कशीट मर्ज द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग अपीयर शोइंग चेंजेस बाय मोर देन वन रिव्यूअर इफ यू वांट टू मर्ज मोर वर्कशीट्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी आपकी फाइल्स थी, जितनी आपने मर्ज करनी है, वो एक बार आपने मर्ज कर लिया, उसके बाद में ओके करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में इस स्टेप को आपको रिपीट करना है, क्योंकि आपके पास एक बार में आप एक ही स्प्रेडशीट फाइल को मर्ज कर सकते हो दूसरी के साथ। अब जैसे आपने एक फाइल को दूसरी के साथ मर्ज कर लिया, आपके दो फाइल एक में आ चुकी हैं। ऐसे करके आपको जितनी फाइल्स मर्ज करनी है उस स्टेप को रिपीट करते जाना है, आपकी फाइल्स मर्ज होती जाएंगी। इसके बाद में आता है कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपने एक डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर दिए एंड आपके पास उसकी कॉपी पड़ी है, तो उससे आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस मैंने किए हैं। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है, एडिटेड वर्कशीट जो कि आपने एडिट कर दी उसको ओपन करना है, और साइड में आपको सिंपली आपको क्या करना है, जो आपको वर्कशीट आपने एडिट कर दी उसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद में एडिट पे जाएंगे, देन कंपेयर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंपेयर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, आपको वो वाला इस वर्कशीट ओपन करनी है जो कि ओरिजिनल वर्कशीट थी, जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो। उसके बाद में आपका जो कैल्क है वो ऑटोमेटिकली आपको ये बता देगा कि आपने चेंजेस क्या किए हैं। ओरिजिनल वर्कशीट में आपके चेंजेस ये हैं एंड आपने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस क्या कर दिए हैं। ये फीचर अपने लिए यूजफुल हो सकता है बहुत सारे तरीके से, वो डिपेंड करता है कि कैसे अपन अपने वर्कशीट को यूज कर रहे हैं। उसके आगे आता है अपना मैक्रोस। अब देखते हैं मैक्रोस क्या होते हैं। देखो मैक्रोस बेसिकली सेव्ड सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स होता है, जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, अपन कुछ कमांड्स देते हैं एक लाइन में। जैसे मैंने फर्स्ट कमांड में ए दबाया, सेकंड में बी दबाया, थर्ड में सी दबाया, तो इसी की स्ट्रोक के सीक्वेंस को अपना एक मैक्रो सेव करके रखता है, जो कि अपने किसी स्पेशल काम के लिए अपन बाद में यूज कर सकते हैं, जिस काम को अपने को बार बार ना करना पड़े। अपना जो भी मैक्रो होगा वो अपने काम को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। मैक्रो रिकॉर्डर को इनेबल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, देन मैक्रोज पे जाएंगे, उसके बाद में रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, आपका मैक्रो स्टार्ट हो गया है रिकॉर्ड होना। आप जो भी की स्ट्रोक्स दबाएंगे, आपके की स्ट्रोक्स सेव होते जा रहे हैं। अब आपको जब स्टॉप करना है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, आपने जितने की स्ट्रोक्स दबाए थे, जितने आपने कमांड्स दिए थे, वो सारे आपके मैक्रो में सेव हो चुके हैं। अब आपके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि मैक्रो यूज करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं। मैक्रो ऑटोमेट्स द रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क। रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क को बहुत ज्यादा ऑटोमेट कर देता है, यानी ऑटोमेटिकली आपके काम कंप्लीट करवाता है। मैक्रोज स्पीड्स अप प्रोसेस एंड रिड्यूस टाइम। प्रोसेस को फास्ट कर देता है एंड टाइम को, आपका यूटिलाइजेशन कम कर देता है, टाइम को कम कर देता है, यानी कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर पाते हो। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैक्रो आपको पूछ सकता है पेपर में, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में लास्ट चीज़ आती है अपने पास सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग ज़्यादा कोई मेजर टॉपिक नहीं है, आप समझ सकते हो, नॉर्मली अपने को पता भी है कि डेटा कैन बी ऑटोमेटेड इन ओपन ऑफिस बाय क्रिएटिंग ए मैक्रो इन कैल। डेटा कैन बी sorted on a single column or more than one column. Each time the macro runs, the data gets sorted. सॉर्टिंग का मतलब इतना है कि आपका जो डेटा है, जो डिस्प्लेइंग डेटा है, वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसके बाद में अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अपना DBMS, जहां से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है चैप्टर। तो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है, जितने ज्यादा हो सके। सबसे बड़ी PDF इसी की है। इसी के अंदर जो आप 40 पेजेस देख रहे हो, 70 आउट ऑफ 40, 78 आउट ऑफ 40, तो ये जो पेजेस है मेरे 40 आउट ऑफ 78, ये जो 40 पेजेस इनको आप हटा दो। इसके बाद में जो मैक्सिमम पेजेस बचते हैं वो अपने DBMS के ही बचते हैं। इसमें लगभग जो 30 पेजेस बचेंगे, उसमें से आप ऐसा मानो 22 to 23 पेजेस आपके DBMS के हैं, जो कि आपको अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि DBMS में यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज। अ ब्लैंक हेल्प्स टू यूजर टू सिस्टमेटिकली स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस। कौन हेल्प करता है? अपनी फॉर्म हेल्प करता है डेटा को सिस्टमेटिकली रखने के लिए। इनेबल्स यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंजेस डेटा डायरेक्टली इन द डेटा ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स।
फॉर्म अपने को हेल्प करता है किस चीज़ में, अपने डेटा को व्यू करने के लिए, एंटर करने के लिए फॉर्म की हेल्प से अपन डेटा निकालते हैं ना, तो वही चीज़ इसमें बताइए। स्टेटमेंट्स रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यूज। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो डेटा रिट्रीव करता है अपने लिए? सेलेक्ट कमांड है, सिंपल सी बात है। अभी अपन ने चैप्टर पढ़ा है पूरे सेशन में, तो इतना तो अपने को पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट डेटा अरेंजमेंट इज इन ऑर्डर बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज अपने को बाय डिफॉल्ट डेटा किस में अरेंज करके देता है? असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। कौन से स्टेटमेंट से अपन रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी रोज को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। कॉलम्स की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है। अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू अपन ये काम करते हैं। स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव 1 और मोर रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस। एक या फिर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं अपन? रिकॉर्ड्स की बात कर रही है अपने को, फिर ध्यान रखना है कॉलम की बात नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है तो अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। इसके बाद में आता है कुछ क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं। मेजर क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल रहे होंगे, तो यहाँ से अपनी पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना है अगर आप डाउनलोड करते हो तो, या फिर वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझ लेना है। व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर? फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस सबको पता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट डज आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर? आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड देन इज हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस में डेटा ऑर्गेनाइज्ड किस तरीके से होता है? A relational database organizes data into rows and columns which collectively form a table. Data is typically structured across multiple tables which can be joined together via a primary key or a foreign key. प्राइमरी की और फॉरेन की बाद में देखते हैं, आगे जाके अपने टॉपिक्स मैंने अलग से बना रखे हैं तो उनको आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ऐसे समझो कि अपने पास टेबल में जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, डेटा अरेंज कैसे होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है, जिसका कलेक्शन ही अपने लिए क्या होता है? टेबल होता है, बस दैट्स इट। स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन ए प्राइमरी एंड फॉरेन की। प्राइमरी और फॉरेन की के बीच में डिफरेंस, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको चांसेस 90% चांसेस की आपको मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से अभी पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। प्राइमरी की एंड फॉरेन की आर यूज्ड टू रिलेट द टेबल्स सो दैट डेटा कैन बी फेच्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। वी कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज इन प्राइमरी की व्हाइल डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी एंटर्ड इन फॉरेन की। देखो प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या होता है? ये अपने को दो टेबल्स में रिलेशन बताने के लिए काम में आती है। पहली बात तो ये है, मल्टीपल टेबल्स में अपने को जब डेटा फैच करना है तो अपन प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से ले सकते हैं, बट प्राइमरी की में कभी भी आप डेटा को रिपीट नहीं कर सकते, जबकि फॉरेन की में चांसेस हैं कि आप डेटा को रिपीट करवा सकते हो। इसके बाद में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और हैं। इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या होता है? अपने पास ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का। सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? डीबीएमएस यूज करते हैं। इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल आ जाए तो वहाँ पे अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है। देयर आर पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आर, बहुत सारे पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज करते हो। मोस्ट कॉमनली अपना यूज होता है माईएसक्यूएल, उसके बाद में आता है अपना एक्सेस, एक्सेस के बाद में आता है अपना बेस, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा है, इसी में लास्ट में कवर किया है। सॉरी। इज ए यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज ए रो इन ए टेबल। प्राइमरी की सिंपल सी बात है, प्राइमरी की का डेफिनेशन यही बोलता है, यूनिक प्लस नोटनल होता है। इसके बाद में आता है कॉम्पोजिट की, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कीज या फिर वन और मोर कॉलम्स, एक या फिर दो से ज्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन अपने लिए क्या कहलाता है? कॉम्पोजिट की। यहाँ से अपने को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स अपने एमसीक्यूज के फॉर्म में मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ से अपनी थोड़ी सी थियरी आती है, थियरी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। तो पहला आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of database। क्या करता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि कंट्रोल्स उसके अंदर होते हैं, किस चीज़ के लिए? क्रिएशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड डेटाबेस को यूज करने के लिए। अ डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन होता है डेटा रिकॉर्ड्स का, फाइल्स का और कोई भी अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स का। अ डीबीएमएस अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू concurrently access the same database। डीबीएमएस ऐसा अपने को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने को प्रोवाइड करता है, जो कि अपन क्या कर सकते हैं? सेम डेटाबेस को अपन बार बार एक्सेस करवा सकते हैं, बार बार डिटेल्स को निकाल सकते हैं। वेल नोन डीबीएमएस इंक्लूड, बहुत सारे वेल नोन डीबीएमएस हैं, जिनमें से कौन कौन से आते हैं? ओरेकल आ गया, IBM DB2 आ गया, एसक्यूएल सर्वर आ गया,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ गया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक ओपन ऑफिस बेस अभी देखा था अपन ने, ये सारे डीबीएमएस के एग्जांपल्स होते हैं। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू टाइप्स। डेटा को अपन दो टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैट फाइल, देन सेकंड वन इज रिलेशनल। फर्स्ट फाइल का मतलब क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल यूजुअली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। एक टेबल में जब डेटा स्टोर्ड है तो उसको अपन फ्लैट डेटाबेस बोलते हैं, जो कि छोटे डेटा के लिए काम में आता है। नेक्स्ट वन इज रिलेशनल। डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ज़्यादा डेटा जब अपने पास है तो उसके लिए अपन रिलेशनल का यूज करते हैं, जिसमें होता क्या है कि डेटा बहुत सारे टेबल्स में स्टोर होता है और वो सारे टेबल्स एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। इसके बाद में आता है डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। Database server are dedicated computers that hold the actual database and runs only the DBMS and related softwares. Database servers एक ऐसे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। डेडिकेटेड का मतलब है कि पर्टिकुलर चीज के लिए बने हुए, जो कि एक्चुअल डेटाबेसेस को ही रन कर सकते हैं। सिर्फ डीबीएमएस और रिलेशनल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को ही रन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं चला सकते। अब डीबीएमएस के कुछ फायदे होते हैं, यहाँ से अपना क्वेश्चन आता है, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, लाइक राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वो क्या करता है, कम करता है। कई बार ये भी पूछ लेता है व्हाट इज रिडंडेंसी ऑफ डेटा, तो आपको याद रखना है रिडंडेंसी ऑफ डेटा का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मतलब कि एक ही डेटा बार बार डुप्लीकेट होना क्या कहलाता है, रिडंडेंसी कहलाता है। शेयरिंग ऑफ डेटा, सिंपल सी बात है, अपने को शेयरिंग ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी मींस दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। डेटा अपना एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कि ड्रॉप डेटा नहीं है, यानी बीच में छुटा हुआ डेटा नहीं है, अपने को कंटिन्यूस डेटा मिल रहा है और सही डेटा अपने को मिल रहा है, एक्यूरेट डेटा अपने को मिल रहा है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी मतलब ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर अपने परमिशन के बिना अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में नहीं घुस सकता या फिर अपने डेटाबेस में नहीं घुस सकता। अपने को ऑथराइजेशन प्रोवाइड की जाती है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो कीज से हो सकती है, यूजर नेम पासवर्ड से हो सकती है। अपने को ऑथेंटिकेट होने के बाद में ही परमिशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेसी। अब प्रिवेसी मतलब क्या होता है, देखो प्रिवेसी का सीधा मतलब ये है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस ले सकते हैं डेटाबेस में एंटर होने की, उनके अलावा कोई भी यूजर अपनी परमिशन से वहां पे एंटर नहीं हो सकता कि जिसका मन किया वो पीडीएफ वो अपना जो भी डेटाबेस है उसको चेक करने लगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने पास ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, खुद का बैकअप लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर अपने को चाहिए एक्सीडेंटली अपने से डिलीट हो गया फिर कुछ ऐसा हो गया, तो डेटाबेसेस अपने पास खुद की ऐसी फैसिलिटी रखते हैं जिससे कि वो डेटा का बैकअप लेके रख सकते हैं। जैसे कि कल को अपने को डेटा क्रैश हो जाए, कुछ फेलियर्स हो जाए सिस्टम में, तो अपने को डेटा की जरूरत पड़े तो अपन इजीली उनको रिस्टोर कर सकते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी, अब डेटा कंसिस्टेंसी मतलब देखो क्या होता है, ऑल डेटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डेटाबेस एंड मस्ट बी ए सेम फॉर ऑल द यूजर्स व्यूइंग द डेटाबेस। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि मैंने एक डेटाबेस चेक किया, रिकॉर्ड चेक किया, तब मेरे को रिकॉर्ड कुछ और दिखा रहे थे, दूसरा कोई पर्सन है उसको कुछ रिकॉर्ड और दिखा रहे हैं, यानी डिटेल्स अपनी मर्जी से चेंज हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कंसिस्टेंट डेटा अपने को मिलता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डेटाबेस। अब फीचर्स देखो क्या क्या होते हैं, यानी फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करता है अपने को डेटाबेस, वो देख लेते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट वन इज डेटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल्स। डेटाबेस में एक या फिर एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती है। ईच टेबल इन डेटाबेस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। हर टाइप के डेटाबेस के अंदर एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस के अंदर 10 टेबल है तो एक टेबल के अंदर एक ही टाइप का इन्फॉर्मेशन होगी, एक टेबल के अंदर मल्टीपल टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इस टेबल इन डेटाबेस कंटेन यूनिक रिकॉर्ड। हर एक टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर अपने पास क्या होता है, यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर रिकॉर्ड्स कॉपी हो जाएंगे तो फिर फायदा नहीं हुआ डेटाबेस को क्रिएट करके रखने का। मल्टीपल टेबल्स ही अपने को कॉपी करके रखनी है तो डेटाबेस में रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। एवरी डेटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड्स डेजिग्नेटेड एज कीज। एक या फिर एक से ज्यादा अपने पास ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसको अपन क्या बोल सके, की बोल सकें। और फील्ड्स क्या होती है वो अपन आगे जाके देखेंगे। इसके बाद में आती हैं डिफरेंट कीज। अब कीज क्या होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आती है अपने पास प्राइमरी की। अपने सिलेबस में मेन प्राइमरी और फॉरेन ही है। इसका डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर कॉम्पोजिट कोड डाल सकता है। कॉम्पोजिट एक या फिर दो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है सिर्फ। A primary key is a unique value that identifies a row in a table. यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन ए टेबल। एक ऐसा प्राइमरी की एक ऐसा यूनिक वैल्यू होता है जो पूरी टेबल को अपने को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करता है। एक यूनिक ऐसा वैल्यू जो पूरी रो को आइडेंटिफाई करवा सके अकेला।
इसके बाद में कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होता है, व्हेन प्राइमरी की कांस्टेंट इज अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम्स दैट इज नोन एज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। कॉम्पोजिट प्राइमरी की का मतलब क्या है कि एक प्राइमरी की कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी प्राइमरी की रूल, एक प्राइमरी की रूल अपने पास एक या फिर एक से ज्यादा कॉलम पे लग जाए तो उसको कॉम्पोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। इसके बाद में आता है फॉरेन की। Foreign key identifies a column or set of columns in one referencing table that refers a column or set of column in another reference table। एक टेबल का रेफरेंस देके अपन दूसरी टेबल को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं, यही काम अपना कौन करवाता है, फॉरेन की करवाता है। एक टेबल में से अपन रेफरेंस दे रहे हैं दूसरी टेबल की किसी कॉलम का, तो दूसरी टेबल का जो कॉलम है वही अपने लिए क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। इसके बाद में आता है आरडीबीएमएस का छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर में आ जाए तो अपने को दिक्कत नहीं होने वाली। A relational database is a type of database. It uses a structure that allows us to identify and access data in relation to another piece of data into the database। ये अपने को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है या फिर एक स्ट्रक्चर यूज करता है, किस लिए, अपने को आइडेंटिटी एंड एक्सेस डेटा इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। अपने को डेटाबेस में से डेटा प्रोवाइड करने की, डेटाबेस में डेटा प्रोवाइड करने का मतलब ये है, रिलेशनल के अंदर बहुत सारे टेबल्स होती हैं, जबकि अपन एक टेबल के थ्रू सारे टेबल्स का डेटा निकाल सकते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला आता है नेम डीएमएल कमांड्स। कुछ डीएमएल कमांड्स का नाम बताइए, जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। यहीं पे अगर अपने से पूछ ले डीडीएल कमांड्स तो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, रिवोक, ये अपने पास कुछ डीडीएल कमांड्स हो जाएंगे। थोड़ा सा याद रखना है, आप एटलीस्ट इतना तो याद रख सकते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, 3 नाम याद रख लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछ लेता है। सेलेक्ट कमांड क्या करता है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल। अपडेट क्या करता है, एग्जिस्टिंग डेटा विद इन ए टेबल, जो डेटा पहले से है उसको अपडेट करने का काम करता है। डिलीट क्या करता है, डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का काम करता है। अब इसके बाद में आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेरीज। अब क्वेरीज का मतलब क्या है वो अपन यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। अब क्वेरी इज टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। अ क्वेरी हेल्प अस जॉइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। अब क्वेरी का सीधा मतलब क्या होता है कि अपने पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी डिटेल्स है, उस डिटेल्स में से पर्टिकुलर डिटेल निकालना ही अपने लिए क्या है, क्वेरी है। यानी एक क्वेरी की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिटेल निकाल सकते हैं। विच क्लोज ऑफ सेलेक्ट कमांड स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा। स्पेसिफिक डेटा यानी कंडीशंस लगाने के लिए अपन सेलेक्ट कमांड की कौन सी क्लोज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपना आंसर बनेगा वेयर क्लोज। इसको थोड़ा आप भी याद रखेंगे कि सेलेक्ट के अंदर अगर अपने को कंडीशंस लगानी है तो अपन कौन सी कमांड का यूज करेंगे, कौन सी क्लोज का यूज करेंगे, वेयर क्लोज का यूज करेंगे। अब इसके बाद में आता है वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लोज में डिफरेंस क्या होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट में। देखो इसके बाद में जो ये वेयर क्लोज है उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, वेयर स्पेसिफाइज विच रोज टू रिट्रीव, सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन सी रोज रिट्रीव करनी है। जबकि ऑर्डर बाय स्पेसिफाइज एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रोज, रोज को तो रिटर्न करता ही है बट उसके साथ में ये भी बताता है कि उसका ऑर्डर क्या रहेगा। आई मीन असेंडिंग में जो रिजल्ट आएगा वो असेंडिंग में आएगा या फिर डिसेंडिंग में आएगा, ऐसा। इसके बाद में आता है स्टेट द पर्पस ऑफ अपडेट कमांड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अपडेट कमांड को अपन पढ़ने वाले हैं एग्जांपल की हेल्प से, वो देखते हैं क्या होता है। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस। पहले से जो टेबल्स में डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए अपन अपडेट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मैंने लास्ट में दिया है, अभी भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। सिंटेक्स ये बोलता है अपडेट टेबल नेम, उसके बाद में सेट, फिर कॉलम आता है, उस कॉलम में न्यू वैल्यू आती है जो वैल्यू अपने को रखनी है, फिर उसके बाद में वेयर कंडीशन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया अपडेट एज डिटेल्स सेट लोकेशन इक्वल्स टू दिल्ली वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 14। अब देखो ये क्या करेगा, इट विल अपडेट द रोल नंबर 14 वेयर स्टूडेंट लोकेशन इज दिल्ली इन एज डिटेल्स टेबल। एज डिटेल टेबल में रोल नंबर को 14 कर देगा जहां पे स्टूडेंट की लोकेशन क्या रहेगी, दिल्ली रहेगी। अब अपने को डेटा रिट्रीव करना है क्वेरी की हेल्प से, वो कैसे करते हैं देखो। क्वेरी इज टू कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। ये अपन देख चुके हैं कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन में से अपने को एक फिल्टर्ड डेटा चाहिए, वो अपन किसकी हेल्प से करते हैं, क्वेरी की हेल्प से करते हैं। फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, फिल्टरिंग मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी।
आपके पास 10 रिकॉर्ड्स हैं बट आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड उसमें से निकालना है, तो आप उस रिकॉर्ड को फिल्टर करोगे। यानी आपको रोल नंबर 5 की डिटेल्स चाहिए रोल नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में, तो आपको एटलीस्ट ऐसी एक कंडीशन देनी पड़ेगी जिससे कि जो सिर्फ रोल नंबर 5 के पास होती है। जैसे कि रोल नंबर आपका कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, तो आप ऐसी डिटेल्स मांगोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5। तो जब भी आपका रोल नंबर 5 लगेगा तो सिर्फ रोल नंबर 5 की डिटेल्स आएंगी, बाकी बच्चों की डिटेल्स नहीं आएंगी। इसके बाद में कुछ और अपने पास डिस्क्रिप्शंस आते हैं, लाइक एसक्यूएल। एसक्यूएल का अपने पास डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। एसक्यूएल को अपन सिक्वल भी बोलते हैं, थोड़ा याद रखना है। एसक्यूएल सिक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज्ड टू मेक क्वेरीज इनटू डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेरी लैंग्वेजेस यूज होती हैं कंप्यूटर सिस्टम को क्वेरीज समझाने के लिए डेटाबेस से या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम से। Queries are commands that are used to define the data structure and also to manipulate the data in the database. क्वेरीज अपने लिए कुछ कमांड्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं डेटा डिफाइन करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, या फिर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस में से। इसके बाद में आता है अपना अ सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यूज। सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। सेलेक्ट कमांड यूज होती है डेटा रिट्रीव करने के लिए, जिसके अंदर अपने पास या तो कोई भी रो रिट्रीव नहीं होगी या फिर मल्टीपल रोज रिट्रीव होंगी। किसकी हेल्प से? सेलेक्ट कमांड की हेल्प से। सेलेक्ट एक ऐसा डीएमएल कमांड है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड है। किसके अंदर आता है? डीएमएल कमांड के अंदर आता है, जो कि अपन ऊपर देख चुके हैं। द सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज मेनी ऑप्शनल क्लोजेस। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में बहुत सारे क्लोजेस काम करते हैं, लाइक वेयर स्पेसिफाइज विच रोज टू रिट्रीव। वेयर ये बताता है कि कौन सी रो चाहिए। ऑर्डर बाय स्पेसिफाइज एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रोज। ऑर्डर बाय ये बताता है कि किस रिकॉर्ड जो अपना रिकॉर्ड आ रहा है वो किस तरीके से आना चाहिए, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मींस असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, ये भी अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स इन द टेबल, सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या बोलता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ से अपना क्वेश्चन आता है, थोड़ा याद रखेंगे। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पेपर में लास्ट में, उसमें कमांड्स पूछता है, तो उसमें अपने कमांड लगभग सेलेक्ट कमांड ही पूछता है अपने से, डिस्प्ले या फिर अपडेट कमांड ही पूछता है। ऑल्टर कमांड बहुत कम पूछता है, तो सेलेक्ट और अपडेट को तो आप रट ही लेना चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जैसे आप लिखोगे, आपका सारी टेबल का डेटा आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में आता है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। आप ग्रुपिंग ऑफ डेटा से मतलब देखते हैं क्या है। To display the records containing the same type of values, where clause can be used with the select SQL command. To get details about the list of students whose favorite color is blue, you can use। देखो, जहाँ पे अपने को सिमिलर टाइप का डेटा को एक साथ रखना है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? वेयर क्लोज का यूज करते हैं, जिससे कि एक चीज कोई भी बच्चा यूज कर रहा होगा वो सब एक साथ आ जाएंगे। लाइक इसमें एग्जांपल दिया है, मेरे को वो बच्चों के नाम चाहिए जिनका कलर क्या है? ब्लू है। तो जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स वेयर कलर इक्वल्स टू ब्लू। अब जिन जिन बच्चों का कलर ब्लू होगा या फिर जिनके ड्रेस का कलर ब्लू होगा, वो सारे बच्चे एक साथ एक लिस्ट में आ जाएंगे। इसके बाद में आता है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। सिंटेक्स क्या बोलता है वो देखते हैं। देखो, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम। कॉलम नेम के आगे क्या वैल्यू रखनी है, या फिर अपने को दूसरी वैल्यूज भी चेंज करनी है तो वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसी अपने पास लिस्ट कॉमा लगा के चलती रहेगी। किन किन कॉलम्स की डिटेल्स अपने को चेंज करनी है, उसके बाद में वेयर कंडीशन लगा देंगे। यानी अपडेट करना है कौन सी टेबल, सेट करना है क्या, नई वैल्यूज क्या करनी है, सेट कॉलम न्यू वैल्यूज। न्यू वैल्यूज क्या देनी है, कहाँ पे? वेयर कंडीशन। बस इतना काम होता है। आगे मैंने कमांड्स दिए उसमें अच्छे से देखते हैं अपन। परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। टेबल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट द टेबल, डबल क्लिक ऑन इट। द टेबल विल ओपन इन डेटासेट व्यू इन विच डेटा न्यू in which new data can be inserted and existing data can be updated or removed। या तो अपन क्या कर सकते हैं, टेबल जहाँ पे अपनी टेबल है वहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। ये काम एसक्यूएल में नहीं होगा, ये काम आपको वर्कबेंच में करना पड़ेगा। वर्कबेंच में आप ओपन करो, उसके बाद में टेबल पे डबल क्लिक करो, आपका डेटा लिखने के लिए आप तैयार हो। पुराना डेटा आप चेंज कर सकते हो, नया डेटा आप डाल सकते हो। एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स एडिट करने के लिए, टू एडिट द डेटा इधर क्लिक ऑन द एडिट आइकन और डबल आइकन डबल ऑन द डेटा इन द सेल ऑफ ए टेबल एंड मॉडिफिकेशन कैन बी डन। देखो, इसमें सारी चीजें ऐसे बता रहा है कि आप वर्कशीट में कैसे कर सकते, सॉरी वर्कबेंच में कैसे कर सकते हो। वर्कबेंच एक अपने पास उसका अलग से यूआई है जिसके थ्रू अपन इंटरेक्टिव मोड में काम कर सकते हैं, माउस की हेल्प से काम कर सकते हैं। एसक्यूएल में माउस की हेल्प से अपन काम नहीं कर सकते, उसमें सारा काम अपना कीबोर्ड से होता है। तो अपने को क्या करना है, डबल क्लिक करके उस पर क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो एडिट कर सकते हैं, चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीज इसने बताई है। नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से अपने को रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। सेलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड डेटा, सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन। ये वर्कबेंच का स्टेप है। आपको क्या करना है, जिस जिस डेटा को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में आता है फील्ड प्रॉपर्टीज। अब अपन काम कर रहे हैं एक तरीके से अपने जो वर्कबेंच है या फिर जो फॉर्म्स हैं, जो विजार्ड मेनू है उसके अंदर अपने क्या करना है, अपन क्या क्या फील्ड प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। देखो अपन जब एक टेबल बना रहे होते हैं तो अपन कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। सेलेक्ट द टेबल, राइट क्लिक, सेलेक्ट द ऑप्शन एडिट, द टेबल डिजाइन व्यू विंडो विल ओपन। इन डिजाइन व्यू देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड्स अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप सेट फॉर ईच फील्ड। अपन किस किस टाइप के फील्ड लगा सकते हैं वो देखते हैं। देखो पहली आती है ऑटो वैल्यू। इफ सेट टू यस देन फील्ड विल गेट द ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज, ऑटोमेटिकली अपने पास कुछ वैल्यूज अपने को दे दे। इसके बाद में आती है लेंथ। लेंथ ऑफ द फील्ड इज 10 बट द साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ। अपन अगर चाहें कि अपना एक कॉलम है या फिर एक सेल है उसके अंदर कितनी मैक्सिमम लेंथ अपन डाल सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, आधार नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है, तो इस तरीके से अपन लिमिट कर सकते हैं कि कितने डिजिट अपन डालेंगे। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट वैल्यू। एट डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर ए फील्ड इफ यूजर डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। जैसे अपन ने एक कॉलम बना दिया नेम नाम का और अपन उसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर अपन ने कुछ डाल रखी है तो अपने आप ही अपना जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या कर लेगा, वहां पे कुछ वैल्यू डाल देगा। ये होता है अपना डिफॉल्ट वैल्यू का काम। इसके बाद में एंट्री रिक्वायर्ड है। एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अपने को एंट्री देनी ही पड़ेगी, कोई कॉलम अपन खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने पास डिफॉल्ट वैल्यू वाला हो ही गया। इसमें ज़्यादा कुछ मेजर है नहीं, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि कैसी कैसी प्रॉपर्टी अपन सेट करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी अपन सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना काम होना चाहिए। इसके बाद में देखो अपने पास आता है सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा मतलब क्या होता है कि आप जो अपना डेटा है उसको किस ऑर्डर में दिखाना चाहते हो, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, बस यही अपने पास क्या होता है सॉर्टिंग डेटा ऑप्शन होता है। सिर्फ क्या करना है अपने को, कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन सॉर्ट बटन। सॉर्ट आइकन्स अपने को दिखेंगे ए टू जेड और जेड टू ए। ए टू जेड करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो जाएगा, जेड टू ए करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो आगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखते हैं। देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन ए रिलेशनशिप। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब भी कॉन्स्टेंट्स ये होते हैं, जो कि रूल्स होते हैं जो कि अपन लगाते हैं अपने टेबल पे, कि अपने टेबल में अपन एक्सीडेंटली डेटा डिलीट नहीं कर सकते, फॉरेन की को अपने हिसाब से नहीं हटा सकते, ये चीज़ें होती है। अब इसमें देखो क्या क्या आता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने में अपनी हेल्प करता है। एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। ये अपने को रिलेटेड टेबल में अपने को कॉलम ऐड करने की, सॉरी रिकॉर्ड्स ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर उसमें एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है प्राइमरी की टेबल के। तो प्राइमरी की टेबल के यानी फॉरेन की अपन बात कर रहे हैं। चेंजिंग वैल्यू इन ए प्राइमरी कि इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल्स। अगर एसोसिएटेड टेबल्स में कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो अपन प्राइमरी की में चेंजेस कर सकते हैं, बट वो प्राइमरी की अब बिहेव कर रहा है फॉरेन की तरह, ना कि प्राइमरी की तरह। डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए प्राइमरी की टेबल इफ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन एसोसिएटेड टेबल्स। कि आप प्राइमरी की से कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर दो। ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि आप कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आप, कॉमन सी बात है, प्राइमरी की के अंदर आप डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते। फॉरेन की के अंदर आप मल्टीपल डुप्लीकेट डिटेल्स डाल सकते हो, बट एक प्राइमरी की के अंदर आप मल्टीपल डुप्लीकेट डिटेल्स नहीं डाल सकते। अब देखो इसके अंदर एक चीज और बताई है कि अपने पास जब अपन रिलेशनशिप बनाते हैं टेबल्स के बीच में, क्रिएटिंग एंड रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। व्हेन यू रिलेट टू टेबल्स यू डोंट नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स। रिलेशनशिप की जरूरत अपने को क्यों पड़ती है और क्या होता है? रिलेशनशिप का सीधा मतलब ये होता है कि दो टेबल्स है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड रहेंगी, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही डेटा को बार बार लिखने की। आप दोनों टेबल में अलग अलग डेटा लिख सकते हो एंड उन अलग अलग डेटा को एक साथ रिट्रीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। रिलेशनशिप बिठाने का मतलब क्या है, फायदा क्या है अपने लिए? सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स। अपना टाइम बचाता है क्योंकि अपने को सेम डाटा अलग अलग टेबल में डालने की जरूरत नहीं है। रेड्यूस डेटा एंट्री एरर्स, डेटा एंट्री एरर्स कम करता है क्योंकि अपन ने डेटा एक बार लिखा है, बार बार नहीं लिखा है। समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स, रिलेटेड टेबल से डेटा को समराइज करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड इन टेबल्स। 3 टाइप की रिलेशनशिप अपने पास होती हैं, लाइक वन टू वन, वन टू मैनी, जिसको अपन मैनी टू वन भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज मैनी टू मैनी। अपने सिलेबस के हिसाब से 3 चीजें हैं, इन तीनों के थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन अपने को समझनी है, बस ज्यादा कुछ अपने को समझना नहीं रहता है। अब वन टू वन में देखो क्या होता है। बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। दोनों टेबल के अंदर एटलीस्ट प्राइमरी की कॉलम होने चाहिए। वन टू मैनी में देखो क्या होता है, वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम,
दोनों में से किसी एक के अंदर प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। मैनी टू मैनी में क्या होता है, नो टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम, इट सिग्निफाइज दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। सीधा सा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अपने पास दोनों टेबल में प्राइमरी की हो, बट एटलीस्ट एक कॉलम अपना मैच होना चाहिए, जो कि ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी की हो, बट दोनों टेबल में एसोसिएटेड कॉलम्स की वैल्यू अपने पास एटलीस्ट सेम होनी चाहिए। रिमूव द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप रिमूव करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो डिलीट ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, या फिर आपने रिलेशनशिप बनाते टाइम आपने क्या किया था, रिलेशनशिप बनाई थी उस टाइम पे आपने लाइंस ड्रॉ किए थे, उस लाइंस को भी आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक करके जैसे डिलीट करोगे आपकी रिलेशनशिप्स हट जाएंगी। ये फिजिकल का पार्ट है, प्रैक्टिस का पार्ट है कि आप क्या करोगे, जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हो तो आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम की तरफ लाइन ट्रैक करते हो, उस लाइन पे जब भी आप राइट क्लिक करके डिलीट करते हो तो आपकी रिलेशनशिप वहां से हट जाती है। इसके बाद में कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। A table is a set of data element that is organized using a model of vertical and horizontal. वर्टिकली तो अपने पास कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली अपने पास रोज होते हैं। देखिए वर्टिकली तो अपने पास कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली अपने पास रोज होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, वन ऑफ फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। कॉलम अपने पास सेट ऑफ डेटा वैल्यूज होता है, एक टाइप का डेटा अपने पास रखता है, क्योंकि कॉलम में मैंने नेम लिख दिया जैसे कि, तो नेम में सारा डेटा एक टाइप का आएगा ना, सारा डेटा जैसे अल्फाबेट आ गया जिसको अपन वेरचर बोलते हैं, रोल नंबर रख दिया तो इंटीजर आ गया, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है अपने पास रिप्रेजेंट्स ए सिंगल डेटा आइटम इन ए टेबल। सिंगल डेटा आइटम कौन रिप्रेजेंट करता है, रो करता है। इसके बाद में लास्ट आता है अपने पास आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द टेबल इन द डेटाबेस। किस टाइप का डेटा अपन स्टोर करते हैं वो कौन बताता है अपने को, डेटा टाइप्स बताते हैं। टू वेज टू क्रिएट टेबल, कौन सी हैं, डिजाइन व्यू एंड विजार्ड व्यू, थोड़ा सा याद रखना है इसको अपने को। फील्ड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट इन बोथ एंड इन बोथ द डिजाइन व्यू एंड विजार्ड व्यू। यहाँ से थोड़ा ब्लैंक छूट गया, यहाँ पे डिजाइन व्यू एंड विजार्ड व्यू इस तरीके से आएगा ये आंसर। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी वेज टेबल कैन बी क्रिएटेड इन डीबीएमएस, दो तरीके से, डिजाइन व्यू विजार्ड व्यू, डिजाइन व्यू विजार्ड व्यू, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अपन ने ऊपर भी पढ़ा है। व्हाई आर द डेटा टाइप्स यूज्ड इन डीबीएमएस, क्यों यूज करते हैं अपन डेटा टाइप्स का, डेटा टाइप आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। किस टाइप का डेटा अपन स्टोर करेंगे डेटाबेस में वो बताने के लिए अपन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। इसके बाद में आता है लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन उठ भी सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला आता है बुलियन, टेनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल। इन सब का आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रख लीजिए कि नंबर के अंदर कौन सा आता है, ये सारे आते हैं इस तरीके से। लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये होता है कि अपने पास अपन अल्फाबेट भी ले सकें और नंबर भी ले सकें, लाइक एबीसी 1 2 3 साथ में आ जाए। न्यूमेरिक में होता है सिर्फ 1 2 3, अल्फाबेट में होता है सिर्फ एबीसी, तो ऐसा याद रखना है, अल्फा न्यूमेरिक मींस एबीसी 1 2 3। लॉन्ग वेरकैर, इसके बाद में कैर, इसके बाद में वेरकैर, इसके बाद में वेरकैर इग्नोर केस, तो ये चार होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, यानी टाइप्स पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, तो डिफरेंस में थोड़ा सा याद रखेंगे। कैर ज्यादा फास्ट होता है वेरकैर से, थोड़ा सा ये भी अपने को याद रखना है। कैर इज फास्टर देन वेरकैर, क्योंकि कैर के अंदर अपने पास जो लिमिट होती है 265 अप्रोक्स की, तो वो उसमें क्या होता है आप जब भी डेटा डालते हो, लाइक आपने 10 की साइज दे दी और आपने एंट्री की 5 डिटेल्स की, तो ऑटोमेटिकली 5 स्पेसेस वहां पे ले लेगा। बट वेरकैर में ऐसा नहीं है, वेरकैर में अगर आपने 10 की एंट्री की है और आपने 5 ही चीजें लिखी हैं तो 5 स्पेसेस अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली स्पेसेस फिल नहीं करता है, तो इस वजह से कैर अपना क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन क्या करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे अपने पास, अ टेबल इज ए सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। अ टेबल हैज ए डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। कॉलम्स तो फिक्स होते हैं बट रोज का नंबर अपने पास फिक्स नहीं होता, क्योंकि अपने पास रोज अपन कितने भी बना सकते हैं, रिकॉर्ड्स अपन कितने भी डाल सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल। देखो टपल बोलते हैं अपन रिकॉर्ड्स को या फिर रोज को, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं अपन कॉलम नेम्स को, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अ कॉलम इज ए सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। A row called also called a record or tuple represent a single data item in a table. Name different binary data types. Binary data types कौन से होते हैं, long var binary, binary and var binary, थोड़ा याद रखना है। binary data types कौन से होते हैं, long var binary, binary and var binary, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा याद रखेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा।
क्रिएट एन एरे टेबल यूजिंग विजार्ड। विजार्ड के थ्रू अपन टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। आरडीबीएमएस की डेफिनेशन अपन देख चुके हैं। आरडीबीएमएस की डेफिनेशन अपने पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर अपन कलेक्टिवली बहुत सारे टेबल्स का डेटा रखते हैं और उसको एक्सेस करते हैं एसक्यूएल के थ्रू। इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्ट्स अपना आरडीबीएमएस यूज करता है। फर्स्ट वन इज टेबल। टेबल अपने पास कलेक्शन होता है या फिर मॉडल बोल सकते हैं अपन, जिसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। इसके बाद में कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट, इसको अपने को याद रखना है। कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट। एक आता है रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स। यानी कॉलम के दो नाम कौन से हो गए? फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। रोज के दो नाम कौन से हो गए? रिकॉर्ड्स एंड टपल्स। यहां से थोड़ा याद रखना है। क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। अब ओपन ऑफिस के थ्रू अपन डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए अपन बेस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। टू ओपन ऑफिस, क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम्स ओपन ऑफिस ORG 4 देन ओपन ऑफिस। ये स्टेप है, मेजर नहीं है, बट चाहो तो याद कर सकते हो। सबसे पहले अपने को बेस एप्लीकेशन ओपन करना है। देखिए यहाँ पे ओपन द बेस एप्लीकेशन, अपने को कैसे ओपन करना है ये स्टेप बताया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बेस ओपन करेंगे। बेस ओपन करने के लिए ओपन ऑफिस ओपन करेंगे। ओपन ऑफिस ओपन करने के स्टेप ये रहे। ओपन ऑफिस ओपन करती है ओपन ऑफिस बेस ओपन करना है। बेस ओपन करती है अपने को सबसे पहले क्रिएट न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है। ये रहा, क्रिएट न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। देन फिनिश पे अपने को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे अपने को नाम पूछेगा, अपने डेटाबेस का नाम लिख देना है। नाम लिखते अपने को सेव कर देना। अपना डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब टेबल विजार्ड में अपने को टेबल क्रिएट करनी है, तो अपने को क्या करना है? दो तरीके मिलते हैं, पहला तो डिजाइन व्यू एंड विजार्ड व्यू। तो पहले विजार्ड के थ्रू देख लेते हैं। टेबल्स पे क्लिक करना है, देन विजार्ड को ऑप्शन को चूज करना है। विजार्ड को ऑप्शन को चूज करेंगे तो अपने पास सेलेक्टेड फील्ड्स आ जाएंगे, यानी अपने को वो फील्ड्स निकालने हैं जिसको अपने को टेबल में रखना है। उसके बाद में कैटेगरी चूज करनी है, उसके बाद में टेबल चूज करनी है, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। बार बार नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना जब से अपने से एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं पूछने लगे। एक्स्ट्रा कंडीशन मींस कि आपको जो भी नेम्स दिए होंगे ना अपने कॉलम्स के, उसके अपने को डेटा टाइप पूछेगा एंड डेटा टाइप अपने को सिलेक्ट कर देनी है अकॉर्डिंग टू अवर डिटेल्स। लाइक नेम होगा तो वेरकेर, रोल नंबर होगा तो इंटीजर। इसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते रहिए। लास्ट में आपसे प्राइमरी की पूछता है, प्राइमरी की आप बता दीजिए कि कौन से की को आपको प्राइमरी की बनाना है। इसके बाद में सिंपली आपको ओके पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन फिनिश कर देना। आपकी टेबल रेडी है। The option to insert the data immediately will be selected by default. Click on finish to insert the data in the table. To insert the data, following window will open. डेटा इंसर्ट करने के लिए नीचे वाली विंडो खुलेगी। नीचे वाली विंडो अपने को जो भी विंडो रहती है वो अपने को शो हो जाएगी। इसके बाद में अपन देखते हैं टेबल अपने को क्रिएट करनी है डिजाइन व्यू के थ्रू, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है? टेबल पे जाना है। टेबल पे देखो, सबसे पहले बेस ओपन करना है। बेस ओपन करके डेटाबेस ओपन करना है। डेटाबेस ओपन करके टेबल पे जाना है। टेबल पे जाने के बाद में डिजाइन व्यू पे जाना है। डिजाइन व्यू पे जाएंगे, जैसे ही अपन अपने को बनी बनाई टेबल्स मिलती है, उस टेबल में अपने को सिंपली क्या करते जाना है? अपने जो डिटेल्स पूछता जाए वो डिटेल्स भरते जाना है। डिटेल्स भरते जाएंगे, अपनी टेबल क्रिएट होती रहेगी। इसके बाद में अपन जब डेटा टाइप डाल रहे होते हैं तो अपने पास मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप होते हैं। देखो, टाइप के डेटा टाइप से मतलब ये है कि देखो, पहला आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, are used for describing numeric values for the fields used in the table of a database, example mobile number और roll number। लाइक अपने को न्यूमेरिक डेटा टाइप अपने को डालना है। न्यूमेरिक डेटा टाइप डालने के लिए अपन हमेशा क्या यूज करते हैं? न्यूमेरिक टाइप्स का यूज करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक जिसको अपन बोलते हैं। इसके बाद में आता है अपना बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप्स स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में अपना डेटा स्टोर करता है, लाइक अपने बाइट्स में हो जाएगा। बाइनरी में जैसे कि इमेजेस हो गए, साउंड्स हो गए, इनको सेव करने के लिए। इसके बाद में आता है डेट टाइम। डेट टाइम में अपने पास तीन चीजें यूज होती है। जैसे डेट होता है तो उसमें मंथ, डे और ईयर होता है। इसके बाद में टाइम स्टैम्प में अपने पास दोनों चीजें दिखाता है, डेट एंड टाइम। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा डेट का फॉर्मेट है जो टाइम एंड डेट साथ में दिखाता है, तो वो टाइम स्टैम्प है। इसके अलावा अपने पास टाइम है तो वो आवर्स को हो गया, मिनट्स को हो गया, सेकंड की इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, जैसे कि अपने को एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं फॉर्मेट में। अब अपने पास कुछ कमांड्स हैं एसक्यूएल के जो कि अपने पेपर में पूछ सकता है। कमांड में जैसे कि अपने पास फर्स्ट कमांड आता है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड यूज होता है डेटाबेस या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए। टेबल को क्रिएट करना है तो कमांड मैंने लिखा है। डेटाबेस क्रिएट करना है तो सीधा कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। एंड टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। इसके बाद में अपने को जो भी स्टार्ट करना है अपने कॉलम का नाम, उसके बाद में डेटा टाइप, उसका जो भी कॉन्स्टेंट हो। कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक प्राइमरी की हो गया, चेक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, नोटनल हो गया, यूनिक हो गया, डिफॉल्ट हो गया। ये चीजें अपन यूज कर सकते हैं कांस्टेंट में। जितने कॉलम्स देने देते जाओ, उसके बाद में अपना ब्रैकेट बंद कर देना है। जैसे अपन ब्रैकेट बंद करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अपनी एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट, अपना टेबल क्रिएट हो जाएगा।
इसके बाद में वेयर होता है, वेयर कमांड अपना सिलेक्ट में यूज होता है, क्रिएट में यूज नहीं होता। वेयर अपने पास लिमिट्स लगा देता है कोई भी चीज को रन करने के लिए, कैसा रिजल्ट मेरे को चाहिए। उसके बाद में आता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल काम में आता है अपनी टेबल को डिलीट करने के लिए, टेबल को हटाने के लिए। सिंटेक्स क्या बोलता है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। उसके बाद में ऑल्टर टेबल कमांड होता है। ऑल्टर टेबल कमांड देखो क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द बेस टेबल डेफिनेशन। ऑल्टर कमांड डीडीएल कमांड है, अपनी टेबल के डेफिनेशन को चेंज करने के लिए काम आता है। सबसे पहले अपने को दे रखा है ये एडिंग ए कॉलम, कॉलम ऐड करने के लिए कमांड होगी ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप और उसकी साइज, जो कि अपने को नया कॉलम ऐड करना है उसका नाम देना है, उसकी डेटा टाइप और साइज दे देनी है। इसके बाद में आता है अपना ड्रॉप करना कॉलम को, तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम, कॉलम नेम को ड्रॉप करना है, उसके लिए अपने पास अपना सिंटेक्स आ गया। अब कुछ और कमांड्स अपने को दिए हैं, जैसे कि इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट कमांड क्या काम में आती है, अपने को टपल्स इंसर्ट करने हैं, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, उसके लिए अपन इंसर्ट कमांड काम में लेते हैं। सिंटेक्स क्या बोलता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम डालने के बाद में जिन जिन कॉलम में आपको वैल्यूज डालनी है वो कॉलम लिस्ट दे देनी है, उसके बाद में वैल्यूज लिख के वैल्यूज आपको डाल देनी है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम लिस्ट, उसके बाद में वैल्यूज एंड वैल्यू आपको डाल देनी है। इसके बाद में आता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, दूसरा तरीका अपने पास आता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज लिखें और जो भी वैल्यूज आपको डालनी है, लाइक आपने लिखा नेम क्लास रोल नंबर, तो पहली वैल्यू 1 तो चली जाएगी नेम में, देन वैल्यू 2 चली जाएगी अपने पास क्लास में, देन वैल्यू 3 चली जाएगी अपने पास रोल नंबर में। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है, जिस कॉलम में अपन वैल्यू डालेंगे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम में जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम में जाएगी, ऐसा ही अपने को हमेशा चलता है। अगर अपने को फिक्स करना है तो अपन यहाँ पे 2 कॉलम दे देंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू डायरेक्ट थर्ड में चली जाएगी। इसके बाद में कमांड्स कुछ और आते हैं, जैसे कि अपडेट कमांड है, जिसका सिंटेक्स क्या बोलता है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, उसके बाद में न्यू वैल्यू, उसके बाद में कंडीशन। जो भी कंडीशन लगाते हैं अपनी जो कमांड्स यूज होती हैं वो इसलिए यूज होती हैं कि अपनी टेबल में अपन अपडेट्स कर सकें, नए अपडेट्स अपन लगा सकें। इसके बाद में डिलीट कमांड। अब ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। ड्रॉप कमांड हमेशा अपने डेटाबेस को ड्रॉप करती है, सॉरी अपने पूरे टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉप करती है, बल्कि डिलीट कमांड क्या करती है, अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करती है। इसको थोड़ा याद रखना है। डिलीट का सिंटेक्स एकदम इजी होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे अपन वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, अगर वेयर कंडीशन लगाएंगे तो वही रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसमें वेयर कंडीशन मैच करेगी। इसके बाद में आता है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड यूज होता है अपनी टेबल्स में से डिटेल्स को निकालने के लिए, रिजल्ट्स को निकालने के लिए। पूरी टेबल का रिजल्ट निकालना है तो होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, या फिर अपने को कोई पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए तो करेंगे अपन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाई। कोई भी कॉलम नेम अपने को चाहिए, उसके थ्रू अपन असेंडिंग में लिखना चाहते हैं कि डिसेंडिंग में लिखना चाहते हैं, वो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर ऑर्डर बाई की जगह अपन वेयर यूज कर लेंगे। वेयर यूज करके अपने को सिर्फ कॉलम का नाम देना होता है और एक डिटेल देनी होती है कि कौन सी डिटेल मेरे को चाहिए। एक होता है अपने पास जैसे नेम को रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें 2 चीजें चलती है। एस्ट्रिक सिंबल का मतलब अपने पास होता है ऑल, इसको थोड़ा याद रखना है। तो अपने को सारे रिकॉर्ड्स रिजल्ट में देखने हैं, सारे कॉलम्स रिजल्ट में देखने हैं, तो अपन क्या करेंगे, स्टार का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर अपने को चाहिए, तो उसके लिए अपन क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ऑर्डर बाय इस क्लोज होती है, लाइक वेयर क्लोज, तो अपन ऑर्डर बाय क्लोज किस लिए यूज करते हैं, जब अपने को जो भी रिजल्ट है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में देखना है, उसके लिए अपन ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं। अब अपने को असेंडिंग में चाहिए तो उसके लिए कमांड हो जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम ASC, या फिर अपन लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम और ASC ना लिखे तो भी चलेगा, गलती से लिखा गया। अगर अपन ASC ना लिखें तो भी अपना रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लोज का रिजल्ट असेंडिंग में आता है, कि डिसेंडिंग में मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया भी था, फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर अपने को रिजल्ट डिसेंडिंग में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम डिसेंडिंग। DESC कीवर्ड है, अगर DESC लास्ट में लगता है तो कीवर्ड है, डिसेंडिंग के लिए काम करता है। अगर DESC स्टार्टिंग में लगता है तो डेस्क कमांड हो जाएगी, डिस्क्राइब कमांड अपन जिसको बोलते हैं, जो कि अपने कमांड में अपनी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, ना कि अपनी टेबल को डिसेंडिंग में दिखाते हैं, थोड़ा याद रखेंगे। इसके बाद में अपना लास्ट चैप्टर आता है वेब सिक्योरिटी, उसमें से मैंने मेजर क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं सिर्फ, तो वो क्वेश्चंस भी थोड़े से देख लेते हैं। पहला आता है एक्रोनिम फॉर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको आप स्किप मत कर देना, थोड़ा सा याद रखना। 3 टाइप की इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने को प्रोवाइड करता है वायर्ड में, ना कि वायरलेस में, तो वो होती है डायल अप, DSL एंड केबल इंटरनेट, इसको अपन इथरनेट इंटरनेट भी बोलते हैं। अभी आ गया वायरलेस इंटरनेट 3 तरीके के, तो वो भी आपको थोड़ा याद रखना है। 3G होता है, WiMAX होता है एंड वाईफाई होता है। अपनी बुक को जब अपन पढ़ेंगे IT 402 को,
तो उसमें अपने को तीनों चीज़ों के बारे में अलग से बताया हुआ है, तीनों चीज़ों के बारे में अलग से समझाया हुआ है। इसके बाद में आता है कुछ डेफिनेशंस, वो अपन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टॉपिक बचा है। डिफाइन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन अपने को देते हैं। बहुत सारा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो कि अपने को क्या करता है? अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। रिसोर्सेज लाइक एक प्रिंटर है, 10 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर एक प्रिंटर को यूज करने हैं, तो इसका मतलब वहां पे नेटवर्किंग बनी हुई है, रिसोर्स वहां पे अपना प्रिंटर हो गया। गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के 3 कोई भी एडवांटेजेस तो हो सकते हैं: डेटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर एंड इंटरनेट एक्सेस। एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विद रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर के संदर्भ में या फिर डेटा ट्रांसफर के रेफरेंस में पैकेट्स क्या है वो समझाना है। डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स कॉल्ड पैकेट। डेटा ट्रांसफर जब अपन करते हैं, मान लेते हैं 1 GB की फाइल अपन सेंड कर रहे हैं, तो 20-20 MB के उसके पैकेट्स बन जाएंगे, जिससे हेल्प क्या होती है? जब अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल सेंड कर रहे होते हैं, तो अपनी पूरी फाइल एक साथ सेंड करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर को सेंड करने के लिए। एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वाईफाई क्या होता है और उसके फायदे क्या हैं, या फिर वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। फुल फॉर्म अपने को ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म तो अपने को कोई भी नहीं छोड़नी है, फुल फॉर्म सारी पढ़नी है, जो कि अपनी बुक में या फिर जो कि अपने टीचर ने अपने को अलग से बताई है वो तो बिल्कुल पढ़नी है। एक या फिर 2 फुल फॉर्म्स आ जाती हैं। Wi-Fi stands for wireless fidelity. Wi-Fi is a popular technology that allows an electronic device such as computer or mobile phone to exchange data wirelessly over a network, including high-speed internet connection. वाईफाई अपने को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से अपने फोन को अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसके थ्रू अपन वायरलेसली इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं बिना किसी केबल के, और हाई स्पीड इंटरनेट। लैन को अगर वैन से कंपेयर करना है, कंपेयर लैन विद मैन, तो अपने पास सीधा कनेक्शन होता है। लैन का जो कलेक्शन होता है वो वैन होता है। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि लैन एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में लगता है, जैसे कि घर हो गया, स्कूल हो गया, और क्लोजली पोजिशन बिल्डिंग लाइक बिल्डिंग्स हो गए, ग्रुप हो गया, लाइक बिल्डिंग्स हो गए। वाइड एरिया नेटवर्क अपने पास बिटवीन द कंट्रीज होता है, इसको थोड़ा याद रखना है। जैसे कि बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड मैनी अदर कंट्रीज इसको यूज करते हैं एक दूसरे कंट्रीज से कनेक्ट होने के लिए ब्रॉडर एरिया में। इसके बाद में आता है P2P आर्किटेक्चर, और वो क्लाइंट सर्वर से अलग कैसे, अपन इसको अलग अलग समझते हैं। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि वहां पे आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, बट उनमें से एक आपका सर्वर होगा और बाकी सारे क्लाइंट्स होंगे। तो क्लाइंट्स क्या होंगे, सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, बट वहीं पे अपना जो P2P होता है, पीयर टू पीयर, उसमें क्या होता है, आपका जो P2P में आपके पास 10 कंप्यूटर्स लगे हैं अगर, तो सारे कंप्यूटर्स इक्वल है, वहां पे कोई भी सर्वर नहीं होता है। तो आपका जो मोस्ट पावरफुल पीसी है उसको आप क्या बना देते हो, एक सर्वर की तरह बिहेव करवाते हो। यही अपने लिए क्या होता है, P2P आर्किटेक्चर होता है। अब पर्पज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पर्पज क्या है वो देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैव मेड ट्रांजेक्शंस वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्कफ्लो इन मेनी फॉर्म इन ए बिजनेस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सीधा मतलब है कि अपन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, एक लेन देन कंप्लीट कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर फास्ट ट्रांजेक्शन स्पीड, कन्वीनियंस, लो रिस्क ऑफ थेफ्ट एटसेट्रा। यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक जल्दी अपन ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, कन्वीनियंट रहता है, इजी रहता है अपने लिए, रिस्क कम है क्योंकि अपनी चोरी नहीं हो सकती। अगर अपने पास फिजिकल पैसा है तो वो चोरी होना इजी है, बट अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं है चोरी होना। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट अलाउज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कौन कौन सी वेबसाइट्स करती है, लाइक IRCTC जो कि ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग के लिए होती है, फ्लाइट एंड ट्रेन के लिए। इसके बाद में फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ईबे है, इस पे भी अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। रेड बस है, इस पे अपन टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपनी बुकिंग कर सकते हैं बसेस की। इसके बाद में अमेजोन है, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। तो ये सारी अपने पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करती हैं। लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू ऑनलाइन टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। किस किस मीडियम से अपन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के 2 बेनिफिट बताइए, अपन ने 3 बताए हैं। कौन कौन से होते हैं? फास्ट ट्रांजेक्शन स्पीड, फास्ट ट्रांजेक्शन स्पीड होती है, कॉमन सी बात है। कन्वीनियंट होता है, यानी इजी टू यूज होता है, कोई भी यूज कर सकता है, आराम से यूज कर सकता है इजिली। नेक्स्ट इज लो रिस्क ऑफ थेफ्ट एटसेट्रा, थेफ्ट होने का रिस्क एकदम कम है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास पर्पज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। पर्पज क्या है इंटरनेट सिक्योरिटी रखने का, क्यों अपन इंटरनेट सिक्योरिटी रखते हैं, क्यों रखनी चाहिए। इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशली रिलेटेड टू द इंटरनेट इन्वॉल्विंग नेटवर्क सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब है कि अपन नेटवर्क सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके थ्रू अपन अपने कंप्यूटर को अपन बचा सकते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट।
इंटरनेट के अगेंस्ट अपने पास जो भी अटैक्स होते हैं उनसे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज करते हैं। अलग अलग तरीके की ऑनलाइन थ्रेड्स होते हैं, लाइक फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। इसको भी थोड़ा देख लेना है किस किस तरीके की ऑनलाइन थ्रेड्स होते हैं। नाम काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन इज फिशिंग, देन ईमेल स्पूफिंग, देन चैट स्पूफिंग। एक स्निफिंग भी आता है, यूज ड्रॉपिंग भी आता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं बट आपको कॉमनली याद रखने हैं। एक्सप्लेन द नीड टू क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर। क्यों जरूरत पड़ती है डेटा स्टोर्ड है उसको क्लियर करने की ब्राउजर्स में। इट इज़ अ गुड आइडिया टू क्लियर योर ब्राउजर केस बिकॉज प्रिवेंट्स यू फ्रॉम यूजिंग ओल्ड फॉर्म्स को यूज करने से रोकता है। प्रोटेक्ट्स यू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट करता है अपनी इन्फॉर्मेशन को। हेल्प्स अवर एप्लीकेशन रन बेटर ऑन योर कंप्यूटर। एप्लीकेशन को आराम से चलने में हेल्प करता है क्योंकि उसके अंदर अब ज़्यादा लोड नहीं है, अपने चीज़ें डिलीट कर दी। नेक्स्ट इज 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपन कैसे रख सकते हैं। अपने पासवर्ड की लेंथ एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। अगर अपने को परमिशन मिलती है तो अपने को रखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कैरेक्टर्स की पासवर्ड की। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटेशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर्स, नंबर, सीक्वेंस, यूजर नेम, रिलेटिव और पेट नेम्स एक्सेट्रा। ऐसे पासवर्ड नहीं रखने हैं जैसे कि आपका नाम हो गया, डिक्शनरी वर्ड हो गए जो फिर रिपीट करते रहते हो, या फिर सीक्वेंसेज हो गए, नंबर्स हो गए, यूजर नेम्स जो आपने रखे हैं, या फिर आपके घर में किसी का नाम, पेट नेम्स, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल्स इन पासवर्ड इफ अलाउड। अगर आपको परमिशन मिलती है अपने एडमिनिस्ट्रेटर से तो आपको पासवर्ड के अंदर नंबर्स एंड सिंबल्स दोनों यूज करने चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड एकदम हार्ड हो जाएगा। यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स। आपको दोनों केस लेटर्स यूज करने चाहिए, कैपिटल भी और स्मॉल केस भी। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पजेस। आपको अवॉइड करना है सेम पासवर्ड को मल्टीपल साइट्स और पर्पजेस के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक ही पासवर्ड आप मल्टीपल साइट में यूज कर रहे हैं। इसके बाद में अपने पास आता है एक्सप्लेन एनी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डेटा। डेटा सिक्योर के लिए अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, 5 तरीके अपन ने बताए हैं। सबसे पहला, कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। यूजर नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखना है। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। हमेशा ट्राई करना है कि एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रिक्वेंटली, जितनी ज़्यादा हो सके ब्राउजर कुकीज को अपने को क्लीन करते रहना है। इंस्टॉल फायरवॉल्स, जितना ज़्यादा हो सके फायरवॉल्स को इंस्टॉल करके रखना है। अपने को फायरवॉल्स को कभी भी डिसेबल नहीं करना चाहिए, अपने लिए एनी हाउ यूजफुल होते हैं। कोई भी हैकर्स के अगेंस्ट या फिर हैकर्स के अगेंस्ट अटैक्स के अगेंस्ट अपने को बचाते हैं। एक्सप्लेन यूज ऑफ एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर। इस एंटी स्पाईवेयर और एंटीवायरस क्या होते हैं, इनका यूज अपने को डिस्कस करना है। लाइक कंप्यूटर्स आर प्रोन टू अटैक फ्रॉम सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर दैट कुड हार्म योर कंप्यूटर। कंप्यूटर पे मालवेयर अटैक्स होते रहते हैं। मालवेयर मीन्स होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर जिनके अटैक्स आपके कंप्यूटर पे होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर प्रोग्राम्स ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चांसेस बाय मालवेयर सॉफ्टवेयर। मालवेयर सॉफ्टवेयर से जब आपके कंप्यूटर पे कोई भी अटैक होगा तो एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, आपको इस अटैक से बचाते हैं। कीप योर एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑलवेज अप टू डेट। अपने एंटीवायरस या फिर एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। दिस कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम रिसेंट थ्रेट्स। जितने भी रिसेंट थ्रेट्स होते हैं उन सबसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। यही था आज का वीडियो। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स अपने बुक के कवर करने की कोशिश की है पार्ट बी के। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो तो आपको ये तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप आराम से 40 मार्क्स अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हो फर्स्ट टाइम में, पेपर से पहले दिन या फिर पहले 2 दिन, तो आपको आराम से 40 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। बाकी के 10 मार्क्स आप अचीव आराम से कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट एग्जाम्स के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करके मार्क्स बीट करो, जहाँ तक हो सके 50/50 का कोशिश करो। चांसेस रहेंगे एमसीक्यूज गलत होने के, बट थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करते हैं अपन तो वो भी गलत अपने नहीं होने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हार्ड रख के अच्छे से पेपर करो। ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।